दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत और आखिरी 1.5 घंटे में भी दिखेगा भरपूर एक्शन। मजबूती क्या और बढ़ेगी, कुछ और अहम लेवल्स को पार करके टिकेंगे या फिर रहेगी मजबूती क्या और बढ़ेगी, कुछ और अहम लेवल्स को पार करके टिकेंगे या फिर रहेगी मुनाफा वसूली। लेंगे सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए आने वाले 1.5 घंटे के लिए। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा सर, क्योंकि जो आपने सुबह कहा था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएंगे, ओपनिंग लेवल्स पर गैप अप पर भी आप कह रहे थे कि खरीदारी करिए और वहां से सारे टारगेट्स भी अचीव हुए और अब मार्केट से एक बार फिर से 22,100 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो बताइए सर, अब क्या डायरेक्शन रहेगी और उससे पहले बताइए कि इस समय की बड़ी बातें क्या है। जी हाँ जी, बिल्कुल। बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तेजी जारी है। लगातार छठवां दिन है जब बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 11,350 के करीब निफ्टी है। बैंक निफ्टी 200 अंक मजबूत है, 22,100 के करीब। और वहीं सेंसेक्स ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। 38,500 पर सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिख रहा है। फार्मा और सरकारी बैंक ये थोड़े से दबाव वाले शेयर हैं, लेकिन मेटल, प्राइवेट बैंक्स ये बाजार को मजबूती दे रहे हैं। यूरोप के बाजारों में 2% तक का उछाल है, जो काफी जबरदस्त है। और डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो वहां से भी जोश पूरा है। अब आपके सवाल का जवाब कि आखिरी घंटे में क्या होना चाहिए। फिलहाल तो कोई ऐसी वजह है नहीं कि जिससे ये लगे दीप की साइजेबल करेक्शन होना है। इसका मतलब क्लियर कट है, आखिरी घंटे में जो कुछ भी आपको कमजोरी का रुझान मिले वहां पर खरीदारी करनी ही करनी है। और खरीदारी करने के लिए 22,050, 22,075 अच्छा लेवल है बैंक निफ्टी पर अगर आता है तो। और स्टॉप लॉस आज आप 22,000 का रख कर ले सकते हैं। वापस से आप 22,150, 22,250 के टारगेट के लिए, और आगे 22,300 हुआ तो फिर और आगे देखेंगे क्या कुछ होता है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, 11,350, 11,375 तक के टारगेट आज आपको हासिल हुए। वापस दीप थोड़ा नीचे मिले 11,300, 11,275 के रेंज में। आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे में आपको खरीदना ही चाहिए। हर रोज बाजार आपको एक मौका दिन के दौरान खरीदने का देता है। वो मौका आज सुबह सुबह शुरुआती 2 मिनटों में मिला था, और उस समय हमने यही कहा था कि आप खरीदिए और नीचे में लेते रहिए, अगर मौका लगे तो, और आप ऐड करिएगा। तो वो मौका जो दिन में एक बार बेहतरीन आता है, वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर वो मिस कर दे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वहां पर फोकस करना चाहिए। अब भी मौके और देगा, थोड़ा हम और विस्तार से डेटा देखेंगे और आपको बताएंगे भी। खरीदारी का मौका, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है तो वो स्टॉक्स कौन से होंगे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, उस पर ही हम फोकस करेंगे। लेकिन आइए शामिल करते हैं भसीन साहब को कार्यक्रम में और बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है भसीन साहब आपका। सबसे पहले तो बताइए, आपको एक और स्टॉक जो सुबह आपने दिया था IDFC फर्स्ट बैंक, वो भी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, टारगेट्स के करीब पहुंचता हुआ। बताइए और अपडेट क्या है, और उसके बाद आपकी फ्रेश पिक्स में लेता हूं सर। हाँ सर, एक वो और एक मेरा कन्विक्शन बाय ITC। आज वो स्टार है और ITC अभी शुरुआत में है सर। मेरे को 250 का टारगेट है इस दिवाली तक। उसके अलावा सर अडानी पोर्ट आपको 2-3 बारी कहा था 300, 200, 340 का टारगेट, आज 336 मार गया। तो जो थोड़े से लॉन्गर टर्म है वो भी बने रहे। मदरसन 107.5 मार गया, वो भी बुक कर सकते हैं। IDFC हो गया और इंडसइंड बैंक 518 मार गया सर। ये चारों पांचों आपको कुछ दिन 2-3 दिन से मैं कह रहा था। अब सर दोनों बाय कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं दूं उनको अपडेट। जी सर, प्लीज बताएं। तो सर पहला बाय है, पावर में स्ट्रेंथ है, सीमेंस इंडिया 1155.60 है। आज का लो रखिए 1134 का और 1200 का टारगेट। सीमेंस विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द प्राइवेट साइड एक्सपेंशन इन पावर एंड पावर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन। दूसरा बाय है सर, कल इसके रिजल्ट्स भी हैं बाय द वे, डिस्क्लोजर, अशोक लीलैंड 51, 51.5 है और इसका टारगेट 58 से 60 होएगा। इस कारण से बिकॉज ये अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन एक न्यूज बताऊं कि तमिलनाडु में इसका जो बड़ा केस है, वहां इसको बहुत बड़ा बस का ऑर्डर मिल रहा है, एंड आई थिंक दैट विल बी नोन फॉर यू बाय टुमारो। 50.5 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन इसमें ट्रेडर के लिए 56 रुपए और 58 रुपए होएगा इसका, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और मे बी नेक्स्ट मंथ। ओके, तो दो बेहतरीन बाय कॉल भसीन साहब की तरफ से आते हुए। पहला है सीमेंस, 1155, 1160 की रेंज में खरीदिए, 1134 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 1200 का टारगेट, 1134 स्टॉप लॉस। और दूसरा है अशोक लेलैंड, नतीजे हैं कल, लेकिन नतीजों से पहले है मजबूत और यहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी। 51, 51.5 की रेंज में खरीदिए,
हाफ ₹50 ₹50 का स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेडर्स के लिए टारगेट है 56 और इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट 58 और 60 तक का बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया बसीर साहब। वापस मुलाकात होगी आपसे थोड़ी देर में 45 मिनट बाद 2:50 पर। तब हम आपसे लेंगे आपकी कुछ और बेहतरीन पिक्स भी। आइए तब तक आप फोकस करते हैं उन इवेंट्स पर जिन पर आपको नजर रखनी है। आज और किन के नतीजे बाकी है, क्या इवेंट्स है, कल क्या क्या ऐसी घटनाएं जिन पर ध्यान रखना चाहिए, बताने के लिए मानसी है तैयार। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल जी, गुड आफ्टरनून। निफ्टी स्पेस में अदानी पोर्ट के नंबर्स का भी इंतजार है और कैश की कई सारी कंपनियां आज नंबर्स पेश करने जा रही है। इसके अलावा M&M फाइनेंस के राइट इश्यू का आज आखिरी दिन है। साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP के नंबर्स आज शाम को आते हुए दिखेंगे। आज शाम 5 बजे नितिन गडकरी की MSME मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है। इस पर फोकस रहेगा। कल वायदा बाजार में अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, टाटा पावर, कमिंस इंडिया, औरोबिंदो फार्मा जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे और साथ ही ल्यूपिन, हीरो मोटोकॉर्प, PIH, थर्मेक्स, रेमंड, अल्ट्राटेक सीमेंट की AGM भी होती हुई दिखेगी। जुलाई के रिटेल महंगाई दर यानी कि CPI के नंबर्स कल आ जाएंगे। साथ ही रूस कोरोना की पहली वैक्सीन को कल रजिस्टर कर सकता है। इस इवेंट पर भी हमारी नजर होगी। रेलवे से ट्रेन शुरू करने के स्केड्यूल को लेकर कल कोई अपडेट आ सकता है, तो इस अपडेट पर भी हम फोकस करेंगे। साथ ही प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए दूसरी प्री बिड मीटिंग जो है वो कल यानी कि 12 अगस्त को होने जा रही है। गुरुवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। साथ ही लोन प्रक्रिया सरल बनाने के लिए नीति आयोग की एक बैठक गुरुवार के दिन 13 अगस्त को होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में BS4 गाड़ियों की इन्वेंट्री मामले पर सुनवाई गुरुवार के दिन होगी और साथ ही एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस डीलिस्टिंग पर कंपनी का बोर्ड एक बोर्ड मीट में सोच विचार करेगा। AGM गोदरेज इंडस्ट्रीज और शॉपर्स स्टॉप और साथ ही L&T की होगी और नतीजे निफ्टी स्पेस में आइशर मोटर्स, गेल, हीरो मोटो, ग्रासिम, टाटा स्टील, BPCL के आते दिखेंगे और वायदा बाजार में PFC, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर फोकस रहेगा। भरपूर एक्शन रहेगा बाजार में। चलिए एक्शन को आगे और बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज मार्केट्स खुलने के बाद खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं। पूजा के पास वो लिस्ट तैयार है। गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ढेर सारे नंबर्स आए हैं मार्केट खुलने के बाद, जिसमें कुछ ही देर पहले मदरसन सुमी ने अपने नतीजे घोषित किए। मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। 332 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बार करीब 810 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। 805 करोड़ के घाटे का हमारा अनुमान था और आय में भी कमी देखी गई है। 8,503 करोड़ के आय कंपनी ने घोषित की है। इसके अलावा बॉश के नंबर्स भी आए हैं और ये कंपनी भी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। कमजोर नंबर्स है। घाटा 120 करोड़ का दर्ज किया है। हमारा अनुमान 21 करोड़ के घाटे का था और इसके अलावा आय में भी कमी देखी गई है। 2,780 करोड़ से घटकर इस बार जो आय कंपनी ने पोस्ट की है वो 999 करोड़ घोषित की है, तो यहां पर भी भारी गिरावट देखने को मिली है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये कंपनी भी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। 17 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बार 27 करोड़ का घाटा दर्ज किया। आय भी 1304 करोड़ से घटकर 608 करोड़ कंपनी ने पोस्ट की है। इंडिगो रेमेडीज कंपनी के आय और मुनाफे दोनों में ही बढ़त देखी गई है। मुनाफा करीब 2 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ कंपनी ने घोषित किया और आय में भी 247 करोड़ से बढ़कर करीब 267 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, तो आय और मुनाफे दोनों में ही बढ़त इस बार देखी गई है। VST टिलर्स यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय वैसे सपाट है लेकिन मुनाफे की बात करेंगे तो 15 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। सतलज टेक्सटाइल्स ये कंपनी भी मुनाफे से घाटे में आई है। 7 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बार करीब 38 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है और आय में भी भारी गिरावट 660 करोड़ से घटकर 192 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने इस बार दर्ज किए हैं। HDFC भी आज खबरों में था। कंपनी ने करीब 2 करोड़ वारंट जारी किए हैं। 180 के भाव पर ये अलॉट किया गया है और इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि LIC कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीदेगी और LIC के मुताबिक ये जो खबरें निकलकर आ रही हैं हिस्सेदारी खरीदने की, ये सभी खबरें निराधार हैं। हम स्टॉक्स जिन पर खबरों के दम पर आज दिखेगा एक्शन, और एक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं सुमित जी। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल सुमित के सुपरहिट के साथ। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी।
बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक यहाँ पे रडार पे आया है। ऑप्शंस के थ्रू एक्सिस बैंक में कॉल लेने का सलाह रहेगा। 450 वाला कॉल अभी सीएमपी पे लिया जा सकता है, जो कि 16.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है। 445-46 के आसपास सीएमपी ट्रेड कर रहा है एक्सिस बैंक का। यहाँ पे एक्सिस बैंक में इस हफ्ते में 15 रुपए की तेजी देखने को मिलनी चाहिए। 460 या शायद 465 तक के लेवल एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में जो सपोर्ट है वो 435-36 के आसपास है। इसके लिए एक्सिस बैंक का 450 वाला कॉल लेने का सलाह रहेगा सीएमपी पे। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 11 रुपए के आसपास, 11 रुपए 12 रुपए कॉल का नीचे में सपोर्ट है, तो 11 रुपए के आसपास एक्सिस बैंक का 450 की कॉल के अंदर स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में 15 रुपए की तेजी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके हिसाब से इस कॉल का वैल्यू ऊपर में 22 रुपए से लेकर 25 रुपए तक देखने को मिल सकता है। हाई एक्सिस बैंक 450 कॉल, 11 रुपया स्टॉप लॉस, 22 रुपए से 25 रुपए टारगेट होगा। एक्सिस बैंक में कॉल ऑप्शन के जरिए करें खरीदारी, ये है राय सुमित जी की तरफ से आपके लिए। बिगुल के तौर पर हमने पहला स्टॉक जो दिखा है। थोड़ी देर में वागले साहब आपको देंगे एक बेहतरीन स्पेशल पिक, और वो स्पेशल और बेहतरीन पिक मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो बाकी भी होती है लेकिन ये एकदम खास है, 2 वजह से खास है। पहला, ये पिक है स्पेशल जन्माष्टमी पिक, तो वो लोग जो जन्माष्टमी के हिसाब से सोच रहे हैं एक बढ़िया कोई तोहफा आना चाहिए, वो आ रहा है। दूसरा, ये है स्टॉक जो कैश मार्केट का है, और तीसरा ये जहां आप डिलीवरी के लिहाज से या पोजीशन बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो उस लिहाज से थोड़ी देर में वागले साहब की तरफ से आपके लिए बढ़िया पिक आती हुई देखिएगी, और थोड़ी देर में आपके लिए एक बेहतरीन बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में है, वो हम आपके सामने रखेंगे। खबरों वाले शेयर पहले तब तक जान लें पूजा से। पूजा बताइए स्टॉक्स इन न्यूज़। और माफ कीजिएगा, पूजा स्टॉक्स न्यूज बता चुकी है, तो हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में विश्वेश जी भी शामिल हो चुके हैं, और साथ ही राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब तो हैं ही, और सुमित जी, नितिन जी भी हमारे साथ हैं। अब एक बार मदरसन सुमी इस स्टॉक पर राय ले लें। कुणाल जी, नतीजे आ चुके हैं, और नतीजों के बाद स्टॉक में जो एक्शन है उस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। खरीदने बेचने क्या करने का इरादा है, क्या करना चाहिए? मदरसन सुमी 0.5% नीचे है इस वक्त। अनिल जी, देखिए कल एक ब्रेकआउट आया था, आज हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी है रिजल्ट्स के चलते। मुझे लगता है कि देखिए अच्छी बात यह है कि 104 रुपए के ऊपर अब ये स्टॉक सेटल हो रहा है, तो अगर आज ये 104 रुपए के ऊपर बंदी दे देता है तो मुझे लगता है कोई खास परेशानी नहीं है। मैं स्ट्रक्चर को लेकर संतुष्ट हूं। मुझे लगता है कि स्टॉक 115 तक के लेवल्स दिखाएगा, तो आज अगर 104 के ऊपर ये क्लोज देता है तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस भी बना सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है उन्हें आज के लो के आसपास 101 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 104 के ऊपर क्लोज आने पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक 115 तक जाएगा। यह है मदरसन सुमी आपके लिए। और इस बीच AIA इंजीनियरिंग, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 140 करोड़ से घटकर यहाँ पर आया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं घटा है, थोड़ा सा मुनाफा घटा है। आय 714 करोड़ से घटकर 561 करोड़ के आसपास है ये, तो ये आंकड़ा आपके लिए मुनाफा 129 करोड़ AIA इंजीनियरिंग। जरा इसके चार्ट्स कुणाल जी देखिए और बताइए नतीजों के बाद किस तरह का एक्शन रहेगा इसमें जी। देखिए रंजी, जैसे नतीजे आए हैं उसके बाद एक ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिले, लेकिन मुझे एक मजबूत सपोर्ट नजर आता है 1585 1580 के आसपास, और वो लेवल्स मुझे नहीं लगता कि आसानी से वायलेट होंगे। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर खरीदारी का तो मौका नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है 1580 के स्टॉप लॉस से बने रहें, और 1725 के दाम इसमें कुछ वक्त में आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। तो दायरे का कारोबार है 1725 से लेकर के 1580 के बीच में। ओके, एक दायरे में ही है स्टॉक का AIA इंजीनियरिंग। यहाँ पर नजर रखिए, आय में गिरावट आई है, मुनाफे में भी थोड़ी गिरावट आई है कंपनी के लिए। एविएशन स्टॉक्स ये भी फोकस में है, क्योंकि फंड रेजिंग की खबर पर आप इंटरग्लोब एविएशन को आज एक्शन में देख रहे हैं। फिलहाल स्टॉक पर थोड़ा दबाव है, 1-1.5% नीचे है, पर एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। पर ग्लोबली देखें तो एविएशन स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्पेशली कल शाम अमेरिकी एविएशन स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। क्या थी वजह तेजी की, और क्या इसका अब फॉलो थ्रू इफेक्ट भारतीय स्टॉक्स पर भी दिख सकता है? जानते हैं पूजा त्रिपाठी के साथ। पूजा, बताइए किस तरह का एक्साइटमेंट बन रहा था अमेरिकी एविएशन स्टॉक्स में?
जी, अमेरिकन एविएशन स्टॉक्स में हमने देखा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और वजह है टीसीए के आंकड़े यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इस बार 8 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग हुई है। अगर इस आंकड़े को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर थी एविएशन कंपनियों के लिए यूएस की, क्योंकि उससे माना जा रहा है कि यहाँ पर मांग में सुधार हुआ है। क्योंकि अगर पिछले 2 महीने के आंकड़े हम देखेंगे यूएस में ही, जब से लॉकडाउन लगा है 17 मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आंकड़ों में ये बढ़त हुई है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि अभी भी आंकड़ों में 70% की कमी है, लेकिन अगर मई के मुकाबले बात करेंगे तो मई के मुकाबले इस बार के जो यात्री हैं उसमें दोगुनी बढ़त इस बार देखी गई है। तो एक एनकरेजिंग नंबर था ये। और बड़ी 20 यूएस एयरलाइंस में जून में करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर्स ने यात्रा भी की है। तो वहां करीब मांग में तो सुधार हुआ है, घरेलू जो मांग थी उसमें तो सुधार हुआ है और आंकड़ों में जो रिकवरी आई उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मांग में और सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत में अभी इस तरह के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन उससे क्यों लेते हुए हम ये मान के चल रहे हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत में भी इस तरह के आंकड़े देखने को मिले। इसलिए भारत की जो एविएशन कंपनियां हैं अब वो भी फोकस में है। अब यूएस एयरलाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, साउथ वेस्ट एयरलाइन, जितनी भी बड़ी एयरलाइंस थी वहां पर शानदार करीब 5 से 8% की तेजी देखने को मिली इस एक आंकड़े की वजह से। तो वहां से क्यूज लेकर भारतीय एविएशन कंपनियां भी अब फोकस में है। माना जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर भी मांग में सुधार देखने को मिले। इंडिगो आज कमजोर, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा कि स्पाइस जेट में एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला। बिल्कुल, नज़र रखते हैं इन स्टॉक्स पर। एक्शन आपको एविएशन स्पेस पर भी देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे थोड़ा आप ग्लोबल सेंटिमेंट एटलीस्ट सुधार होते हुए देख रहे हैं। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं जहां तक इंडिगो का सवाल है इस समय। वागले साहब, इंडिगो की चार्ट, वैसे तो आज फंड रेजिंग की खबर भी है कंपनी के लिए, पर किस तरह का लग रहा है रेंज? 1000 के ऊपर हम जाकर देखते हैं स्टॉक को, पर वहां से प्रेशर आ जाता है। फिलहाल क्या व्यू है? हल्का सा नेगेटिव मैं कहूंगा, और अगर ये स्टॉक 930 ब्रेक करता है, अभी 942 है, तो एक 15-20 रुपए की डाउन मूव आ सकती है। तो लेने की तो सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर लेना ही है तो 970-75 के पार निकलने के बाद ये 1000 तक एक 20-30-25 रुपए की मूव दे सकता है, बट फिलहाल अवॉइड करें। अवॉइड करें, ये है आपके लिए राय। आइए अवॉइड ना करें, कुछ बेहतरीन कॉल्स जो आपके लिए आती दिख रही है। एक वागले साहब की तरफ से, दूसरा विश्वेश जी और किरण जी की तरफ से भी। तो सबसे पहले वागले साहब के लिए बिगुल, और ये है स्पेशल पिक का बिगुल, क्योंकि वागले साहब आपको देना चाहते हैं जन्माष्टमी स्पेशल एक स्टॉक, जो आइए देख लेते हैं। कैश मार्केट का स्टॉक है वागले साहब के रडार पर। बिगुल। बताए वागले साहब, जन्माष्टमी स्पेशल क्या है आपके पास? अनिल जी, नॉर्मली मैं कैश स्टॉक्स पे इतना फोकस नहीं करता, बट ये स्टॉक मैं मिस नहीं करता क्योंकि इसमें लास्ट 6 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम आज हुआ है और एक इंपॉर्टेंट लेवल इसने ब्रेक किया है जो 750 का है। अभी बात करते करते थोड़ा सा ये ऊपर गया है, मैंने 770 में ये आइडेंटिफाई किया है, अभी 784 है। स्टॉक का नाम है जेबी केमिकल एंड फार्मा, और मैं श्योर हूँ कि ये चैनल पे ऑलरेडी पहले कवर किया है, शायद जैन साहब ने या किसी ने कवर किया है, तो फंडामेंटल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे दिखता है ये 850 तक जाना चाहिए। मैं 1 से 2 से मे बी ऑन एन आउटर साइड 3 हफ्तों का टाइम लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस 750 का होगा। 50 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या बता रहे हैं वागले साहब? अनिल जी 840 से 850। 840 से 850 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। बहुत ही बेहतरीन, और स्टॉक बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है, और ये स्टॉक फंडामेंटली आप एकदम निश्चिंत है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले भी कवर हो चुका है। फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है जो वागले साहब को पसंद आया है। अब बिगुल है विश्वेश जी का विशेष और किरण जी का कमाल। 2 बिगुल बैक टू बैक है। समझ तो गए होंगे आप, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए बिगुल के बाद।
इसका मतलब यह है कि दोनों के स्टॉक हैं सेम और दोनों का बिगुल एकदम साथ में इसलिए आया कि दोनों की कॉल्स भी आई हैं साथ में, लेकिन फोटो फिनिश में थोड़ा यंगर ज़्यादा होने की वजह से, शायद फिटनेस बेहतर होने की वजह से विश्वेश जी बस थोड़ा सा आगे निकले। तो पहले विश्वेश जी आपको मौका, लेकिन इतना मौका भी आप लंबा न ले लें कि किरण जी के लिए कुछ बचे ना। तो पहले आप जल्दी से अपना बताएं, फिर किरण जी बताएंगे। आप दोनों का स्टॉक है सेम। अनिल जी, खरीदने की राय है मेरी ओर से। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए 30 रुपए का जो कॉल है उसमें 1.1 करोड़ शेयर है और अभी हम 30 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रहे हैं और ये 1.25 से 1.5 महीने का कंसोलिडेशन था। स्टॉक ने लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2950 के ऊपर नहीं गया था। आज कैश में ऑलरेडी 6.7 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर 30 रुपए के कॉल ऑप्शन राइटर जो है वो कवर करेंगे तो टारगेट जो इसमें निकल के आ रहा है वो काफी ऊपर का निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ खरीदना चाहिए। जिस हिसाब से ब्रेकआउट है 2950 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए। 32 और 33 ये दो टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदने की सलाह होगी। ओके, 32 और 33 दो टारगेट हैं विश्वेश जी के लिए। और आइए किरण जी आप बताएं, आपका भी स्टॉक है, बताएं। अनिल जी, विश्वेश ने जो कुछ बोलना था मेरी ओर से बोल दिया है। क्लासिकल ब्रेकआउट है, टेक्स्ट बुक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। उस लिहाज से मेरा मानना है कि मेरा स्टॉप लॉस आता है 2940 का और टारगेट के लिए मैं मानता हूँ अभी विश्वेश ने तो 1 से 2 दिन का वक्त दिया है। मेरा मानना है कि 34 का पहला देना चाहिए पोजिशनली और दूसरा 36 का टारगेट रहेगा। अनिल जी, ये ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो मेरा मानना है कि ये बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए और पोजिशनली आपका स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, और सबसे बड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए एक बड़ा ट्रिगर जो आगे चलते हुए हो सकता है वो 14 अगस्त को ध्यान में रखिए, जो एजीआर मामले में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें फैसला फाइनल आने की उम्मीद है। अगर फैसला इस तरह का आता है कि आइडिया के लिए मुश्किलें कम हो जाए और आइडिया बच जाए, सर्वाइव हो, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिन्होंने अच्छा खासा लोन दे रखा है और उन्होंने राइट ऑफ भी कर रखा है, उनके लिए ये बड़ा पॉजिटिव होगा और तब ये स्टॉक आपको बड़ा मुंह और ऊपर की तरफ दे सकता है अगर आइडिया के पक्ष में ये फैसला आता है। तो इस पर नजर रखिएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए जो 36 और 38, 34 और 36 के टारगेट जो दे रहे हैं किरण जी बड़े वाले, और साथ ही विश्वेश जी जो टारगेट दे रहे हैं 32-33 के, वो आपको तब आते हुए दिखेंगे अगर ये फैसला हाथ में आया इनके। तो इस पर आपको नज़र रखनी है, ये बेहद साफ आपके लिए दिख रहा है। तो ये है इस वक्त पूरा का पूरा हाल। 22,150 निफ्टी बैंक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और सामने से निफ्टी भी 11,350 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से सुमित जी ने भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था। सुमित जी कल किया था या शुक्रवार को आपने भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिया था अगर मुझे सही याद आ रहा है तो? जी सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही याद है आपको और एकदम आपने लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक हमने दिया था परसों के दिन में आईडीएफसी के अंदर और 32 रुपए के टारगेट दिए थे। तो ये टारगेट्स के बहुत नजदीक है और बहुत बढ़िया अपमूव देखने को मिला है देने के बाद। तो ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, जैसे कि टारगेट्स बाकी के एनालिस्ट दे रहे हैं वैसे ये टारगेट बिल्कुल अचीव करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आइए अब एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन भूटानी, और चेतन भूटानी लेकर आ रहे हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, और वो है खबर फर्टिलाइजर शेयरों से जुड़ी हुई, उन कंपनियों से जुड़ी हुई बेहद पॉजिटिव खबर इसके लिए आती दिख रही है। क्या है खबर, जान लेते हैं, बताएं चेतन। वेल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो खबर मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी खबर है फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए और देखा जाए तो सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा बूस्ट आता हुआ फर्टिलाइजर कंपनीज की तरफ। सर, जो नीम कोटेड यूरिया जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है फार्मर्स द्वारा खारिफ सीजन में अप्रैल टू सितंबर 2020 में, उसमें भारत सरकार ने एडवांस ऑर्डर्स दे दिया है कंपनीज को, जिसके चलते ताकि देश में बिल्कुल भी स्कार्सिटी ना रहे फार्मर्स के लिए और कंपनीज के लिए जो फार्मिंग सेक्टर में है उनके लिए बहुत फायदेमंद खबर ये आती हुई। क्योंकि अगर भारत सरकार प्रोएक्टिव तरीके से आगे एडवांस ऑर्डर्स देती है कंपनीज को ताकि देश में स्कार्सिटी ना रहे, तो इसमें बहुत अच्छी खबर आती है क्योंकि सारा माल कंपनियों का बिकेगा। तो इसके चलते जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है इसमें चंबल फर्टिलाइजर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिला है, जिसमें 8,45,000 टन का ऑर्डर भारत सरकार ने दे दिया है इस कंपनी को डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई करने के लिए। चंबल फर्टिलाइजर्स के तीनों प्लांट से काफी ज्यादा माल निकलने की आशंका पूरे वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन के लिए। जुआरी एग्रो को 77,000 टन
का ऑर्डर मिल गया है भारत सरकार से फॉर सप्लाई इन ईस्ट एंड साउथ जोन। मद्रास फर्टिलाइजर्स को 1 लाख टन से ज्यादा का ऑर्डर मिला है फॉर सप्लाइंग इन साउथ एंड द वेस्ट जोन। तो ये बहुत अच्छी खबर आती हुई फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, क्योंकि देखा जाए तो फर्टिलाइजर कंपनीज एडवांस ऑर्डर्स के लिए वेट करती हैं, ताकि अगर फार्मिंग सीजन स्पेशली जो भी खारिफ सीजन चल रहा है उसमें अगर भारत सरकार ऑर्डर एडवांस में इशू कर देगी तो उसके चलते कंपनीज प्रोएक्टिवली आगे जाके पोर्ट से अपना फर्टिलाइजर उठा के डिस्ट्रीब्यूशन में अपने डीलरशिप्स के थ्रू जल्दी से जल्दी करवा सकती है। तो ये फार्मर्स के लिए भी अच्छी खबर और फर्टिलाइजर्स की कंपनीज के लिए भी अच्छी खबर, स्पेशली चंबल फर्टिलाइजर्स, जुआरी एग्रो और मद्रास फर्टिलाइजर्स। ओके, तो 3 कंपनियों पर रखिए नजर, चंबल फर्टिलाइजर, जुआरी एग्रो और मद्रास फर्टिलाइजर। ये वो स्टॉक है जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। इन कंपनियों को बड़े ऑर्डर सरकार की तरफ से मिलने की तैयारी में है और ये इन कंपनियों के लिए बड़ा फायदे वाला मामला हो सकता है। स्टॉक्स जिस तरह से आप वैसे भी देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स हैं वहाँ पर एक्शन भरपूर है। चंबल फर्टिलाइजर देखिए 6% की तेज दौड़ लगाता हुआ, मद्रास फर्टिलाइजर भी। कुणाल जी जरा चार्ट्स खोल लीजिए, मद्रास फर्टिलाइजर कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स और बताइए क्या करना चाहिए। मद्रास चंबल दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए। अनिल जी देखिए, चंबल का चार्ट मैंने पहले खोला था, इसमें देखिए क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। काफी लंबे समय का एक कंसोलिडेशन आज के ट्रेड में पूरा हुआ है और साथ ही कैंडलस्टिक पर अनिल जी एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। तो मेरी राय में यहां पर 155 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि 170 175 तक के लेवल्स आपको चंबल में देखने को मिलेंगे, तो चंबल में मेरी खरीदारी की राय है। और मद्रास फर्टिलाइजर भी अनिल जी चार्ट पर अच्छा है, इसमें भी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, मुकाबले में थोड़ा सा लिक्विड है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखे हैं 19 रुपए का, अगर यहां पर फ्रेश परचेज कर रहे हैं तो 19 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 22 तक की जगह चार्ट्स पर नजर आती है। ओके, और इस बीच इनमें से एक स्टॉक और है जिसको भी फायदा होना है, जुआरी एग्रो। और विश्वेश जी को ये स्टॉक पसंद है चार्ट्स पर, तो मैं एक बार विश्वेश जी की भी राय ले लूं। विश्वेश जी बताइए। अनिल जी देखिए, मैं भी स्कैन कर रहा था सारे फर्टिलाइजर स्टॉक, सो आरसीएफ वगैरह काफ़ी चल गए। जुआरी एग्रो बहुत ही लार्ज अनिल जी, मतलब आप ऐसा कहिए कि 1.5-2 साल का लार्ज कंसोलिडेशन कहेंगे, और जो फॉर्मेशन को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और इस तरह जिस मैग्नीट्यूड का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कोई न्यूज फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब मोमेंटम इन्वेस्टिंग के हिसाब से, मोमेंटम इन्वेस्टिंग जिसमें आप 3 से 7 वीक के बीच में होल्ड करते हो, लंबा स्टॉप लॉस होता है, लंबा टारगेट होता है। मुझे लग रहा है आज के दिन में वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर यहां होल्ड किया जाए तो 110 और 120 के कंजर्वेटिव टारगेट हो सकते हैं, और इनफैक्ट 120 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो फिर तो और बड़े टारगेट आते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के। हमारे दर्शक जो छोटी क्वांटिटी में कैश में लेके बैठना चाहते हैं उनके लिए ये ठीक रहेगा। 80 रुपए के स्टॉप लॉस से जुआरी एग्रो मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, नज़र रखिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप इन स्टॉक्स पर एक्शन देख रहे हैं। पर एक और बड़ी खबर जहां पर आपको एक्शन देना चाहिए और इसके बारे में हम नज़र भी रख रहे थे, कल एक्सपेक्टेड था पर आज ये खबर आ चुकी है आपके लिए। रशिया ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन रजिस्टर कर दी है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करी और वहां पर उन्होंने कहा कि पहली कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर हो गई। यही नहीं, खबरें अभी ये भी आ रही हैं कि पुतिन की डॉटर खुद को ये वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दी गई है। आपको एक बात बता दें, यहाँ पर इस बात का अनुमान पहले ही लगा दिया था। पिछले फ्राइडे को रशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया था कि 12 अगस्त तक ये वैक्सीन रजिस्टर हो जाएगी, पर ये आज 11 अगस्त को ही रजिस्टर हो गई है। इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी भी बाकी है, तो इसका फेज 3 ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, पर उससे पहले ये वैक्सीन रजिस्टर कर दी गई है। रशिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पॉजिटिव पाई गई है, इफेक्टिव पाई गई है, इससे एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं। अभी भी इसका फेज 3 ट्रायल बाकी है, बट उनका अनुमान है कि अक्टूबर से ये वैक्सीन रशिया के लोगों को दी जा सकती है। तो इसका टीकाकरण अक्टूबर से शुरू किया जा सकता है और ये रशिया के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो बाजार में इस वैक्सीन को लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन जरूर था, और जैसा कि रशिया ने कहा था पिछले हफ्ते कि अगस्त 12 को ये वैक्सीन रजिस्टर होने वाली है, पर एक दिन पहले ही हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपने मिनिस्टर्स के सामने ये खबर रखी है। तो अनिल जी, वैक्सीन जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है सर, तब से हम और आप बात भी कर रहे हैं, जनवरी से चर्चा
चल रही है कि जिस दिन वैक्सीन आएगी उस दिन देखना पड़ेगा। हालांकि रशिया से आ रही है वैक्सीन, अभी भी इसका फेज 3 ट्रायल बाकी है, थोड़ी और रिसर्च और स्टडीज इसमें बाकी हैं और अक्टूबर से पहले बाजार में भी ये वैक्सीन नहीं आएगी, पर फिर भी एक्साइटमेंट बहुत है सर इस वैक्सीन को लेकर। बिल्कुल दीप, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खुद पुतिन साहब कह रहे हैं तो उसकी अपनी वैल्यू है। ऐसा नहीं कि पुतिन साहब के कहने की वैल्यू नहीं, तो पुतिन साहब के कहने का बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ी वैल्यू आती है और ये साफ आपको नजर आना चाहिए। तो अगर वो कह रहे हैं तो वाकई में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर है कि और वैक्सीन को अगर वो अप्रूव कर रहे हैं, हालांकि ठीक है अपने अपने टेस्ट होंगे, सब कुछ होंगे, वो अपनी जगह है, और ये अपने अपने टेस्ट होंगे, सब कुछ होंगे, वो अपनी जगह है और ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद अब हम उसके बेहद नज़दीक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो यहाँ पर आप फोकस करें। दीप, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक बार आप बिगुल बजा दें कल के 2000 का। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000 का। जी सर बताएं। दीप, 22,200 के आसपास निफ्टी इस वक्त स्पॉट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर निफ्टी माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी वहाँ पर ट्रेड कर रहा है 22,200 के आसपास। यहाँ बैंक निफ्टी खरीदने की राय है। बैंक निफ्टी यहाँ से एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से अच्छी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। 22,200 के आसपास खरीदिए। आज का स्टॉप लॉस जो लो का है 22,039 में, राउंड फिगर में आपको स्टॉप लॉस 22,000 का दे रहा हूँ, 200 पॉइंट नीचे का, जो मैं आपको थोड़ी देर में रिवाइज करके ऊपर की तरफ लेके आऊँगा। और ऊपर का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 22,300 और 22,350 और 400। कम से कम 3 टारगेट है, 500 तक के टारगेट बनते हैं। पहले मैं 22,300, 350 और 400 के छोटे टारगेट दूंगा, उसके बाद मैं इन टारगेट्स को रिवाइज करते जाऊंगा। दूसरी चीज़ ये, जिनको सीधे सीधे फ्यूचर्स नहीं खरीदना है वो 225, 230 रुपए के आसपास 22,200 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। और इस कॉल ऑप्शन में आप एक काम कर सकते हैं, 200 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, यानी 25-30 रुपए से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। लेकिन ऊपर की तरफ 265 और 295, 300 के आसपास का रख लें, और 320, 3 टारगेट रखें, 265, 295 और 320। नोट कर लीजिए क्या करना है। अगर आप सीधे सीधे फ्यूचर्स खरीद रहे हैं तो आप 22,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 22,300, 22,350 और 22,400, ये 3 टारगेट रखिए। और ये लेवल्स जो मैं सारे दे रहा हूँ ये स्पॉट लेवल्स दे रहा हूँ, ये फ्यूचर्स के नहीं है, ये स्पॉट लेवल्स है, क्योंकि फ्यूचर्स आपको प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे और फ्यूचर्स अभी कम से कम 50-60 पॉइंट प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर फ्यूचर्स का देखेंगे तो आप 22,450 तक के टारगेट चले जाते हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो 22,200 का कॉल ऑप्शन 230 रुपए के आसपास लीजिए, 200 का स्टॉप लॉस है, 265, 295 और 320। और जैसे जैसे ऊपर जाए आप अपने ऑप्शन को आगे की तरफ और ऊपर की तरफ आप इसे लेते आए। ये आपके लिए बैंक निफ्टी में खरीदने की राय होगी। और इसी पर मैं चूंकि बैंक निफ्टी पर दे रहा हूं तो एक राय मैं विश्वेश जी से भी ले लूं। विश्वेश जी को कैसा दिख रहा है? विश्वेश जी, बैंक निफ्टी पर इस वक्त बाय कॉल ठीक है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए बैंक निफ्टी। मैंने सुबह भी बाय दिया था अनिल जी, और देखिए वहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हायर है। हमारा 22,050 का स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है अभी तक। और जिस हिसाब से अनिल जी डेटा में देख रहा हूँ, 22,000 के पुट में 5,70,000 शेयर ऐड हुए हैं और 22,300 के कॉल में 4,84,000 शेयर ऐड हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 22,300 निकालेंगे, 22,500 जिसमें 9 लाख शेयर है, दैट कैन बी चैलेंज। और जिस हिसाब से मोमेंटम है आज एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए। और काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है, एक चीज समझिए। और आज निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। और अनिल जी, मुझे जिस हिसाब से स्टॉक्स में मूवमेंट लग रहा है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी डेफिनेटली खरीद के खड़े रहना चाहिए, यहाँ अच्छा पैसे बन सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी डेफिनेटली यहाँ से खरीदना चाहिए, पैसे बन सकते हैं। अनिल जी की तरफ से 2000 की कॉल है। और आज सुबह भी अनिल जी ने आपको कहा था कि मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव है, ट्रेंड अच्छा लग रहा है। ओपनिंग पर भी कहा था कि इन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं और वहां से देखिए तो सारे टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। एक बार देख लेते हैं कि आज मार्केट्स पर आपको सुबह क्या राय दी गई थी। 11,200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कीजिए।
फिलहाल आप 11,200 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। टारगेट जो बनेगा आपके लिए 11,335, 11,400, 11,450, इन 3 टारगेट के लिए आपको निफ्टी में खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी खरीदें और स्टॉप लॉस मैंने छोटा दिया है 22,750 का। ऊपर की तरफ 22,075 पहला लेवल है जिसके आसपास खुलने चाहिए। 22,250, 22,350, 22,400 और 22,450 के आसपास जाकर कहीं कहीं हम रुकेंगे तो वहां पर आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी कर लेनी चाहिए। दीप यहाँ पर 11,322 पर जहाँ खुल रहे हैं यहाँ पर लीजिए। 11,300 आए तो और लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। 11,350, 11,375, 11,400 ये 3 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। बैंक निफ्टी 22,050 यहाँ पर खरीदारी कीजिए और अगर गलती से नीचे मिले आपको 21,900 के आसपास तो और लीजिए। 22,050 पे लीजिए और 22,100 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 22,075 तक भी मैं आपको टारगेट दे देता हूँ 22,250, 22,350 और 22,400। 11,357 ये डे हाई पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इसलिए हमने कहा कि देखिए जहां खुल रहा है वहीं से ले लीजिए। निफ्टी आपके लिए और बैंक निफ्टी आपके लिए वहां से मजबूती और बनाता हुआ नजर आ रहा है। 22,250 का टारगेट हासिल हुआ, वहां तक पहुंचा, तो अगर आपने खुलते ही खरीदा है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करें। बिल्कुल, तो बेहतरीन एक्शन आप देख रहे हैं इस समय बाजार में और अनिल जी की तरफ से जो कॉल्स आई थी वो भी सुपर हिट हो रही हैं। कुछ स्टॉक्स पर जल्दी से फोकस कर लेते हैं। नितिन जी भी हमारे साथ हैं। नितिन जी, एक अभी स्पाइक आते हुए दिखा है बीपीसीएल में। सर सुबह से थोड़ा पॉजिटिव एक्शन देख रहा था, वहां पर बढ़िया मूव आया है। उससे पहले सर एक निफ्टी पर आपकी राय जानना चाहूंगा। आप बताइए कि निफ्टी पर अब क्या व्यू बन रहा है। बैंक निफ्टी का अगर पार्टिसिपेशन आ रहा है तो इसका निफ्टी पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, आज डेटा बैंक निफ्टी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी, बट डेटा में ऐसा दिख रहा है कि 11,400 के आसपास काफ़ी रेसिस्टेंस लेने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो 11,400 की कॉल ऑप्शन है उसमें मुझे कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, और वहीं 11,300 की जो पुट ऑप्शन है उसमें भी सेलिंग इंटरेस्ट है, यानी जो एक्सपायरी है परसों वो ऐसा लग रहा है कि 11,300 से 11,400 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। और जो ये प्रीमियम है, आज सुबह से आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है और प्रीमियम्स कॉल एंड पुट के दोनों के इरोड हो रहे हैं, तो उस केस में ऐसा लग रहा है कि 300 से 400 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। इस लेवल पे कॉल ऑप्शन निफ्टी की लेना रिस्की हो सकती है। 11,400 की थोड़ी डिप मिले, जैसे आज डिप मिला था, तो उसमें एंट्री करने में ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लग रहा है कि करंट रेट पे अगर आपके पास कॉल ऑप्शन निफ्टी की है तो थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। और किसी कारण से डिप मिल जाता है आज मुझे क्लोजिंग में, अगर मुझे आज क्लोजिंग 11,320-30 के आसपास मिलेगी तो फिर मैं वापस कॉल ऑप्शन लूंगा, क्योंकि प्रीमियम्स ओवर प्रीमियम है। तो करंट रेट पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वेयर इज बैंक निफ्टी का डेटा कंपैरिजन टू निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है, तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खींचती है तो हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ जाए, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रहनी चाहिए और 300 से 400 के बीच में एक्सपायरी आनी चाहिए। ओके, नजर रखते हैं। एक्सपायरी के लिए अभी भी 2 दिन बाकी हैं, पर बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो सही समय है, बिल्कुल बजाते हैं और जान लेते हैं कि इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। सर, काफी सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज आ रही हैं। आप डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालेंगे तो एग्जैक्टली 1% की तेजी है, वहां पर लगभग 275 पौने 300 अंक यूपर आपको डाउ फ्यूचर्स इस समय दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स जो लगातार 2 दिन अंडर परफॉर्म कर रहा है, वहां पर भी एक बाउंस बैक है, 0.5% से ज्यादा की तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स में भी है इस समय। यूरोप के बाजार काफी मजबूत ट्रेड दिखा रहे हैं, 2.5% तक की तेजी आप सारे इंडेसीज में देख सकते हैं जहां तक यूरोप का सवाल है। और एशिया भी आज ज्यादातर पॉजिटिव ही दिखा है, हांगकांग तो 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है। तो सर बहुत ही पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हैं। बैंक निफ्टी पर भी आप खरीदारी बोल रहे हैं, बताइए निफ्टी पर क्या करना चाहिए? दीप, 2 चीजें हैं। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। हालांकि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, लेकिन निफ्टी 11,300 के नीचे नहीं जाएगा और 11,400 के पार नहीं निकलेगा। इस 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी को ट्रेड करना है आज बचे हुए समय के लिए। अगर 11,400 को पार करना है तो ये कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। वजह बताते हैं। 11,400 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी के कॉल्स में,
35 लाख शेयरों का परसों की एक्सपायरी वाला, जिसमें से 15 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो आज वहां पर कॉल राइटिंग हुई है, तो वो आपके लिए अपर लिमिट होगी। 11,300 पर 17 लाख शेयर आज जुड़े हैं पुट में, और टोटल मिलाकर है 29-30 लाख शेयर, वो भी लगभग बराबरी का मामला है। तो ये आपके लिए सपोर्ट हो गया, तो ये आपके लिए एकदम 100 पॉइंट की रेंज बीचों बीच होगी। अब 11,300 के नजदीक आएंगे तो वैसे सपोर्ट इसलिए भी मिल जाएगा, 11,300 पे कॉल राइटर हैं 29 लाख शेयरों के, वो खुद कॉल जो बेच कर बैठे हैं, नुकसान में पूरे दिन भर देख रहे हैं, वो खुद अपने काटने की सोचेंगे कि अरे भाव आया जल्दी से काट लीजिए। और 11,200 पर तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ही, तो बेसिकली 11,300 ही अपने आप में बहुत मजबूत सपोर्ट है। और जब तेजी का मार्केट है, आपको ये पता है कि सपोर्ट आपके लिए 50 पॉइंट नीचे ही है, तो अब आपको 11,350 पे करना क्या चाहिए? तेजी। क्यों? क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट देखिए, वैक्सीन की खबर, डाउ फ्यूचर्स 1% ऊपर, आज नहीं तो कल निकलेगा। हर रोज आप देखिए एक एक बड़े लेवल को बाजार एक दिन पार नहीं कर रहा, दो लेवल एक दिन पार नहीं करता। 11,200 पार करके टिका, फिर 11,300 पार करके टिका। हो सकता है कल आप सीधा फिर 11,400 या इसके ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखेंगे। फर्ज करें आज आप 11,370-75 के आसपास क्लोज हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए गैप से खुलने में कितना वक्त लगेगा? 11,400। और जैसे ही आप गैप से खुलते हैं तो आप देखिए 11,300 11,400 के जो कॉल राइटर्स हैं, उनकी शॉर्ट कवरिंग आपको ऊपर और ले जा सकती है। तो ये मार्केट 11,400 11,450 की तरफ डेफिनेटली बढ़ रहा है। यही बात हमने सुबह भी कही थी, वही बात मैं अभी दोहरा रहा हूं। तो पहली चीज ये कि शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर 11,300 11,325 के आसपास आखिरी घंटे में खरीदारी का मौका मिले तो मजा ही अलग है, और नहीं मिले तो डेफिनेटली तब भी खरीद कर कल के लिए जाना चाहिए। मैं 3.20 पर आपको कल की स्ट्रेटेजी जो वो मैं कल 3.20 पर बता दूंगा, लेकिन ध्यान तेजी का रखना चाहिए, और 11,400 पार होने की पूरी संभावना है। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी, ये बड़ा मजेदार हो गया। और बैंक निफ्टी में किसी भी वक्त थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट से और हवा मिल गई इस आग को, तो बैंक निफ्टी आग लगाने के लिए तैयार बैठा है। सुनिएगा ध्यान से, बैंक निफ्टी आग लगाने के लिए तैयार बैठा है। और दीप क्यों बैठा है वो बता दूं। पहली बात तो बैंक निफ्टी पर अब 22,000 हो गया आपका बेहद मजबूत सपोर्ट। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है 9 लाख शेयरों का, ठीक है। अब आइए आप 22,000 के कॉल पर, वहां 8 लाख शेयर हैं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट थे। अब 22,000 के ऊपर आज आपने पूरा दिन निकाला। देखिए आज का लो 22,039, में स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं। एक भी बार आप 22,000 के नीचे नहीं गए, उसके बावजूद अभी तक शॉर्ट सेलर्स ने अपनी पोजीशन काटी नहीं है। क्यों नहीं काट रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि शॉर्ट सेलर्स को पोजीशन नहीं काटनी? चलो मान लिया कि बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एजीआर वाले मामले में अगर बैंक्स के विरुद्ध आ जाए, तो वो भी 14 तारीख को आना है भाई। उसके पहले तो वीकली एक्सपायरी है, उसके पहले आपके पास ग्लोबल मार्केट 2% मजबूत यूरोप है, 1% ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। यहां ट्रेडिंग मोमेंटम स्ट्रांग है। शॉर्ट तो काटनी पड़ेगी, अभी नहीं तो कल काटिए, काटना तो पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? 22,000 के लेवल पर 8 लाख शेयर शॉर्ट हैं, 22,100 पर 4 लाख शेयर हैं, और जैसे आप 22,200 के ऊपर टिकेंगे, जो अब आप टिकने की कोशिश कर रहे हैं, 8 लाख शेयर और गिन लो, यानी कि 20 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो जाते हैं कम से कम। मैं 22,000 के नीचे की तो गिन ही नहीं रहा, तो ये 22,000 22,100 और 22,200 के कॉल राइटर्स, ये ही 20 लाख शेयर है, और यही शॉर्ट कवरिंग कराकर आपको 22,400 22,450 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकते हैं। 22,300 पार किया तो और 8 लाख शेयर कॉल राइटर्स जुड़ जाएंगे, तो हर 100 पॉइंट पर जो कॉल राइटिंग है वो बैंक निफ्टी का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हुए दिखेगी। तो कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त है, और ये कॉल राइटिंग शॉर्ट होने को तैयार है। 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स हो ऊपर, तो फिर आप शॉर्ट करके तो जाना बहुत रिस्की है, और स्पेशली जब आपने जो अब तक का मोमेंटम देखा है, जो कुछ भी 7,500 के लेवल से तेजी बनी है, उसके हाईएस्ट लेवल पर जाकर आप बंद हो रहे हैं, तो शॉर्ट कैसे रह सकते हैं, वो भी इस तरह के माहौल में। तो ये शॉर्ट सेलर्स ही हैं जो बाजार को और ऊपर ले जाने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है उस लिहाज से बैंक निफ्टी अल्टीमेटली 22,400 22,500 की रेंज में जा सकता है। 22,200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग और एग्रेसिव होगी और तेज होगी। चिंता न करें, जिसको जितना शॉर्ट करना है करे, वो शॉर्ट करने के बाद अपने आप आज नहीं तो कल, अभी सुबह नहीं तो शाम, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, वो सिंपल लॉजिक है, आपको काटना पड़ेगा। मोमेंटम स्ट्रांग है, डेटा स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, शॉर्ट रहने में कोई समझदारी नहीं है। जी दीप, तो ये साफ साफ मुझे डेटा में दिख रहा है, और बैंक निफ्टी आग लगाने को तैयार बैठा है। बिल्कुल आग लगाने के लिए तैयार है बैंक निफ्टी। देखिए 22,250 के करीब पहुंच रहा है, यहां से और ऊपर जाने की तैयारी में है। ग्लोबल मार्केट्स भी डेज हाई पर ट्रेड कर रही हैं, डाउ फ्यूचर्स में भी अच्छी बढ़त आ रही है। कई कॉल्स आपके लिए तैयार हैं। आशीष महेश्वरी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर मैं आपके पास थोड़ी देर में आता हूं, पर उससे पहले विश्वेश जी और सुमित जी के पास कॉल है। सुमित जी ने पहले हाथ उठाया था, तो सुमित जी के लिए बिगुल बजाते हैं सुमित के सुपर हिट का।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 174 रुपए, 174 रुपए 10 पैसा। GNFC, अभी आप लोग फर्टिलाइजर स्टॉक की बात कर रहे थे, तो तब ये स्टॉक मेरे रडार पे आया। GNFC में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, पिछले 7 से 10 दिनों का रेंज बाउंड मूव का ब्रेकआउट दिखाया है। बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड पे आ चुका है और उसको भी क्रॉस कर रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। ऊपर से सेक्टर के ऊपर न्यूज भी है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाएगा। वॉल्यूम्स अच्छा है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड में है, तो ये सारे संकेत पॉजिटिव दिखा रहे हैं स्टॉक के लिए। ऊपर में 184 का पहला टारगेट होगा, 195 का दूसरा टारगेट होगा, तो थोड़ा सा पोजिशन नजरिया लेके स्टॉक के अंदर काम करें। 2 से 4 दिन का व्यू ले। 184 से लेके 195 तक का टारगेट होगा। नीचे के अंदर 167 का स्टॉप लॉस है। 167 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है 184 से 195 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए GNFC में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई एक और फर्टिलाइजर का मजबूत शेयर जो आपको खरीदना। आइए, विश्वेश जी तैयार है अपने विशेष शेयर के साथ, बिगुल। विश्वेश जी, इससे पहले कि आप अपनी पिक दें, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं, सुबह आपने कॉल दिया था बैंक निफ्टी का, उस समय मैं थोड़ा और डेटा फॉर्मेशन के इंतजार में था कि ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा शॉर्ट वाले डेटा बन जाए, उसके बाद मैं दूं, इसलिए मैं आपका साथ दे नहीं पाया। लेकिन अभी तन और मन से मैंने आपका साथ दिया है आपके बैंक निफ्टी के कॉल में। उसके लिए चाहें तो आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट मैंने देखा है जब आपका और हमारा व्यू मैच करता है और आप भी काफ़ी एग्रेसिव और मैं भी काफ़ी एग्रेसिव हूँ। देखिए, गलतियाँ होती हैं और मैं तो इस तरह का इंसान हूँ कि गलतियाँ हैं उससे सीख के आगे मूव ऑन करता हूँ। तो स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बैंक निफ्टी अच्छा लगता है, चल रहा है। मुझे लग रहा है अभी एक दूसरा स्टॉक है बैंकिंग स्पेस में जो आग लगाने के लिए तैयार है। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अनिल जी आज के दिन में 6,58,000 शेयर जुड़े हैं फ्यूचर में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 520 के कॉल में आप अगर ओआई देखेंगे तो अभी भी 10 लाख शेयर का ओआई खड़ा है और वहां पे अनवाइंडिंग नहीं हुई है। तो और स्टॉक ऑलरेडी 523 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक मैंने लास्ट टाइम 505 में दिया था फ्राइडे को, ऑलरेडी 522 हो चुका है। मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक में जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है अनिल जी, ये स्टॉक एटलीस्ट नहीं तो भी 540 की ओर जाने के लिए तैयार है। तो इंडसइंड बैंक खरीदने की राय होगी अनिल जी। इंडसइंड बैंक में जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना है 509 का और टारगेट रहेगा 535 545। और एक और चीज अनिल जी, बैंक निफ्टी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि बैंक निफ्टी शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते यहाँ से आउट परफॉर्म करे। तो अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करिए। मुझे हिसाब से सेटअप और डेटा तो अभी भी पॉजिटिव ही है। 23,200 ये हाई बना चुका है बैंक निफ्टी, जिससे अभी भी कोसों दूर है। और निफ्टी देखिए अपने 10,341 के हाई को पार कर भी चुका है। तो अभी तो बैंक निफ्टी अपने हाई से करीबन कितना 23,200 है ना, 22,200, यानी 1000 पॉइंट दूर है। जबकि ऑलरेडी मतलब 5% की अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी की चल रही है, बैंक निफ्टी के, माफ करिए, बैंक निफ्टी की 5% की अंडर परफॉर्मेंस चल रही है निफ्टी के मुकाबले में। आइए अब वक्त है नितिन जी से निशाना लगवाने का। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका के लिए बिगुल। बताएं नितिन जी। अनिल जी, आज निशाना बैंक निफ्टी पे लगाते हैं और बैंक निफ्टी 22,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस 339 340 है। नितिन जी पहले दिल से आपका स्वागत तो कर ले हमारे क्लब में। आइए, बहुत बढ़िया। जितने निफ्टी वाले निशानेबाज बैंक निफ्टी के क्लब में आए, मजा ही अलग है। बताइए सर अब। तो 22,200 की कॉल ऑप्शन लेनी है। इसका टारगेट होगा 440 रुपए का, यानी 100 रुपए ऊपर का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस रखना है 270 रुपए का। 340 के आसपास बाइंग रिकमेंडेशन है। 440 का टारगेट है और 270 का स्टॉप लॉस है। 22,100 इन द मनी कॉल ऑप्शन हम ले रहे हैं। इन द मनी कॉल ऑप्शन है जो परसों एक्सपायरी है, तो 22,100 की कॉल ऑप्शन लेनी है। ओके, इन द मनी कॉल ऑप्शन लेने के पीछे क्या ये समझो नितिन जी की डेटा को लेकर और चाल को लेकर कॉन्फिडेंस पूरा है?
जी अनिल जी, अभी जो मूवमेंट आई है बहुत तेजी से बाइंग सिग्नल बैंक निफ्टी में आया है, तो मैं थोड़ा इन द मनी लेना चाह रहा हूं कि अगर 200-300 पॉइंट भी ऊपर खुले तो फटाक से टारगेट हो जाए। और अगर रिस्क लेना है, जब डेटा स्ट्रांग है तो क्यों ना हम इन द मनी लें, क्योंकि आउट ऑफ मनी में प्रीमियम्स डिके बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो जब डेटा अच्छे दिख रहे हैं तो हमें इन द मनी में काम करने में पैसा जल्दी से मिल जाता है। तो ये है इन द मनी कॉल ऑप्शन। 22,100 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, ध्यान रखें 22,100 का कॉल ऑप्शन 340 में लीजिए, 270 का स्टॉप लॉस और 440 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करने की खरीदारी की राय। दिन के हाई पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ मजबूती के साथ 22,250 पर। आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, सबसे पहले राय आपसे उस खबर पर लेना चाहता हूं जो अभी अभी आपने ग्लोबल मार्केट से देखी सुनी होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन मिल गई है, उन्होंने अपनी बेटी पर इसका इस्तेमाल करके देखा है और रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। क्या ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक बड़ी खबर मानी जाए, पॉजिटिव? बिल्कुल अनिल जी, इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है। और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी ये न्यूज आ रहा था कि रूस जल्दी जल्दी अपना पेटेंट फाइल करेंगे और अपनी वैक्सीन को लॉन्च करेंगे, तो एक पॉजिटिव न्यूज है। और मेरा मानना है कि सिर्फ रशियन वैक्सीन के अलावा भी जो बहुत सारी कंपनीज दूसरी भी काम कर रही हैं, उनके भी वैक्सीन आप देखेंगे जल्दी ही कुछ ना कुछ वहां पे डेवलपमेंट आएंगे। तो ये ओवरऑल एक इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है। और मेरा मानना है कि जो अभी रैली चल रही है भारतीय बाजारों में या विदेशी बाजारों में, ये आगे और मोमेंटम पकड़ेगी। ओके, तो और मोमेंटम पकड़ने की पूरी संभावना है, तेजी और बनने की पूरी संभावना आपके लिए निकल कर आती है। ये आशीष जी की राय है इस वक्त। बसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, और बसीन साहब से लेते हैं एक बेहतरीन पिक, और उसके बाद कुणाल जी भी आपको देने वाले हैं जन्माष्टमी का तोहफा, उनसे भी हम एक बेहतरीन पिक लेंगे। तो पहले बिगुल बसीन साहब के लिए बसीन के हसीन शेयर। स्वागत है बसीन साहब आपका। बताएं सर, कौन सा स्टॉक आप रिकमेंड करेंगे, और अपडेट अगर कोई देना चाहें तो। सर अपडेट ये है कि सीमेंस में भी 2% की तेजी मिल गई, 1155.60 का था, 1178 बिक गया। और आपका आईडीएफसी फर्स्ट तो कमाल कर गया सर, 8.5% बढ़ गया, 30.65 मार गया। प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिनके लिया है। अशोक लीलैंड इज ऑल्सो स्टैंडिंग वेरी फर्म, तो उसमें बने रहिए। तो आज की जितनी पिक्स थी सर, मोस्ट ऑफ देम हैव हिट देयर टारगेट्स ऑन द ट्रेडर साइड। इन्वेस्टर बने रह सकता है। अब एक कहेंगे तो मैं पिक दूंगा जो आज BTSCT है सर। जी सर। तो बैंकिंग में ही स्ट्रेंथ है सर, और सबसे बड़ा गेनर जो अंडर परफॉर्मर था अब आउट परफॉर्म करेगा वो इंडसइंड बैंक है। 522-23 का भाव है, आज का लो रखिए 515 का, और आई थिंक 545 to 550 कैन बी द टारगेट। 545 ट्रेडर के लिए, 550 कुड बी टारगेट फॉर द इन्वेस्टर। ओके, तो इंडसइंड बैंक में करें खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब। अभी अभी इंडसइंड बैंक में विश्वेश जी की तरफ से भी बाय कॉल आया, बसीन साहब को भी पसंद है, तो समझ लीजिए इस स्टॉक में बसीन साहब और विश्वेश जी की दोनों की राय मिलती जुलती, तो स्टॉक में कमाल होने की तैयारी है। कुछ और स्टॉक्स में जहां पर अभी थोड़ी देर बाद आपको देंगे राय। विकास सेठी साहब 3 बजे जुड़ेंगे, 3 बजे सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स आपको मिलेगी। उससे पहले एक स्टॉक और आपके सामने ले आए, वो है आर सिस्टम, जो आज सुबह जैन साहब ने अपनी पिक के तौर पर दिया था। अब ये आज के लिए अपना काम पूरा कर चुका है। उसका मतलब ये है कि भाई आज जितना बढ़ना चाहिए वो बढ़ चुका है। 20% का ऊपरी सर्किट आर सिस्टम्स में लगता हुआ। राकेश जी, आर सिस्टम्स के चार्ट्स निकाल कर जरा बताइए कल के लिए और कितनी अपसाइड इसमें बाकी है, ये आप बताएं। तब तक मैं एक काम करता हूं, वक्त है एक स्पेशल पिक लेने का कुणाल जी के लिए, स्पेशल पिक का बिगुल, क्योंकि कुणाल जी देने वाले हैं स्पेशल जन्माष्टमी पिक। बताएं कुणाल जी। अरे जी देखिए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिस पर मैं और राकेश जी दोनों मिलके एक नटखट जन्माष्टमी पिक देने वाले हैं, तो इसमें राकेश जी भी शामिल हैं। और अनिल जी, शेयर का नाम है DIC इंडिया, जो कि हमारी जन्माष्टमी पिक है। बेहतरीन काउंटर है अनिल जी। पहले इसका नाम होता था कोर्ट्स ऑफ इंडिया, और ये मेरे पोर्टफोलियो में भी एक समय पर था। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इस शेयर से मुझे मिले थे। कोर्ट्स ऑफ इंडिया का नाम बदलकर अब DIC इंडिया है। ये जापानीज कंपनी है, और इस पर एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों पर एक बहुत ही शानदार बेस बना है।
तो मध्यम अवधि के लिए पोजिशनल ट्रेड है हमारा, और ये जन्माष्टमी का उपहार है सभी दर्शकों के लिए। ओवर टू राकेश। अनिल जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जापानीज कंपनी है, 72% 72% प्रमोटर्स के पास है। प्रिंटिंग इंक, लेमिनेशन, एडिवेसिस वगैरह बनाती है। प्रिंटिंग इंक से मतलब अनिल जी जो हम बड़ी बड़ी बोरियों पे जैसे चावल पर कंपनी का नाम लिखा देखते हैं, वो वाली इंक बनाती है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि सिंथेटिक रीजंस और पिगमेंटेशन के अंदर भी कंपनी है। डेट फ्री कंपनी है, 0.9% बुक वैल्यू के ट्रेड कर रही है। और जिस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, डीआईसी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। और ऐसा मेरा मानना है, मेरा और कुणाल जी का, कि पोटेंशियल एक डी लिस्टिंग कैंडिडेट भी है। तो इन स्तरों पर खरीदने की राय है। 370 के ऊपर आज एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 370 के नीचे की क्लोजिंग है तब निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे होना चाहिए। एल्स 415 पहला टारगेट है, 435 दूसरा टारगेट है, और डीआईसी इंडिया पर खरीदारी की राय है। ओ प्रभु, 415 तो आ गया आपका, ये देखो लग गया 415। आपके बात करते करते 415 ये हाई बना दिया है। बंसल जी क्या करें? अनिल जी, अब 430 के ऊपर अनिल जी निकलेगा तब एक नई टेरिटरी में जाएगा। तो जिन्होंने लिया है थोड़े से और टारगेट के लिए 430 के लिए होल्ड करना चाहिए। 430 के ऊपर निकलेगा तो अब एक नई टेरिटरी में चले जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। डीआईसी इंडिया 415 435 दो टारगेट के लिए, थोड़ा नीचे आए तब खरीदिए। वो तो ऐसा ही कि इसका नाम कुणाल जी पहले क्या बताया था, क्या था पहले नाम इसका? अनिल जी, पहले ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, पहले इसका नाम होता था कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये इंक बनाने के कारोबार में अनिल जी कोई भी ऐसा पत्रिका नहीं है देश में जो कोर्ट्स ऑफ इंडिया का इंक इस्तेमाल ना करता हो। तो बड़ी कमाल की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, जापानीज ओनर्स हैं। और जैसे राकेश जी ने कहा, एक पॉइंट में भूल गया कि डी लिस्टिंग का प्रबल का दावेदार है जी। 2014 से इसकी डी लिस्टिंग की अटकलें चल रही हैं। तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक, और डीआईसी इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने का है। आशीष जी, बाय द वे, आप ट्रैक करते हैं डीआईसी इंडिया या फिर कोई ऐसा स्टॉक जहाँ पर अभी आजकल बड़े डी लिस्टिंग के ऑफर आ रहे हैं? एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस में हमने देखा, और भी कई सारी कंपनियों में आया था। कोई ऐसा स्टॉक पसंद हो जो डी लिस्टिंग कैंडिडेट हो, आशीष जी? मुझे तो लगता है डीआईसी इंडिया ही एक अच्छा पिक है, जो टेक्निकल एनालिसिस में इन्होंने करके निकाला है। और फंडामेंटली भी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये जो जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में है वो अब हाई ग्रोथ सेगमेंट में हो गया है। सेकंड, वो मार्केट लीडर भी है अपनी इंडस्ट्री के। तो मुझे लगता है कि अभी इसी टाइप के स्टॉक्स की दोबारा से एपेटाइट और डिमांड बाजारों में आ रही है। इनफैक्ट मैं भी राकेश कुणाल जी के जो पिक है इसको मैं भी ट्रैक करता हूँ, और मेरी भी इसमें बाय की सलाह है। इसको इस लेवल पे भी जरूर, आज स्टॉक काफी बढ़ गया है, बट अभी भी बाय कर सकते हैं। ओके, अभी भी बाय करें, और ये स्टॉक है बेहतरीन आपके लिए भी। और इस बीच आपके लिए एक और स्टॉक है जहां पर राय खरीदारी की तरफ आती हुई दिख रही है, और वो आ रही है विश्वेश जी की तरफ से। तो विश्वेश के विशेष बिगुल। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, बैंकिंग फ्लेवर में है, और मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में हमने फ्राइडे को, मैंने, कुणाल जी और राकेश जी ने मिलके RKV करके एक स्टॉक बनाया था, और वो जिस एक्साइटमेंट से हमने दिया था उसी एक्साइटमेंट से स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ। स्टॉक का नाम है RBL बैंक। RBL बैंक कल के दिन में 5% डाउन था, लेकिन वो स्टॉक ने 180 के आसपास जहां सपोर्ट लिया है, वो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो मेरा व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ। मुझे लगता है कंजर्वेटिवली यहाँ पे 180 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ब्रेकआउट की इंटेंसिटी जो राकेश जी ने कही थी और जो मैंने भी उनका समर्थन किया था, वो अभी भी बरकरार है। कल शायद शेकआउट जैसा कुछ चीज था, वीक हैंड एग्जिट कर रहे थे, लेकिन अगर 180 नहीं टूटता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक सीधा 200 की ओर जा रहा है। तो 180 के स्टॉप लॉस से RBL बैंक खरीदने की राय होगी। पहला टारगेट 195, दूसरा टारगेट 200। और अनिल जी, कहीं ना कहीं ये बहुत ही लार्ज कंसोलिडेशन में है 4-5 वीक का। तो इंडसइंड बैंक और RBL बैंक जिस हिसाब से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इवेंचुअल टारगेट RBL बैंक में 250 260 के भी हो सकते हैं। तो आप डिलीवरी में लेना चाहे तो डिलीवरी में, फ्यूचर में लेना चाहे तो फ्यूचर में। मुझे लग रहा है कि RBL बैंक इज रेडी टू मूव लार्जर।
नजर रखिए बैंक स्टॉक्स पर। लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़िया एक्शन वहां पर बन रहा है। अब आरबीएल बैंक ये भी तेजी के लिए तैयार है, 2.5% ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जो आज नतीजों के दम पर भी एक्शन में दिखेंगे। 1.5% ऊपर है नतीजों से पहले अदानी पोर्ट्स और अशोक लेलैंड, वहां पर भी एक्शन आप बनते हुए देख रहे हैं। तो पहले अदानी पोर्ट्स के नतीजे कैसे रहेंगे जान लेते हैं संदीप ग्रोवर के साथ। बताइए संदीप, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, नंबर तो अच्छे रहने का अनुमान नहीं है दीप। अगर आप कंसोलिडेटेड आधार पे साल दर साल देखिए, इनकी जो आय है वो माफ कीजिए 23% के आसपास गिरेगी। कामकाजी मुनाफे में 38% का ड्रॉप आपको नजर आएगा। जो मार्जिन 66% के थे वो घटकर 53% के आसपास, यानी कि 13% के आसपास का ड्रॉप दिखाएंगे और मुनाफा 50% से ज्यादा घटकर 500 करोड़ रुपए के आसपास आ जाएगा। पूरा जो दारमदार है इस चीज पे है कि जो वॉल्यूम्स हैं कम होंगे, क्योंकि लॉकडाउन वाला क्वार्टर था ये। तो हमारा अनुमान है कि 25 से 27% इनके जो वॉल्यूम्स है उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। उसी की वजह से इनकी जो आय है उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये वो कंपनी है जो कि हाई फिक्स कॉस्ट कारोबार में है, तो उस लिहाज से आय भले गिर गई, वॉल्यूम गिर गई, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उसका जो इंपैक्ट है वो कामकाजी फ्रंट पे नंबर्स पे आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मार्जिन जो है वो करीब 13% के आसपास गिरेंगे और मुनाफा देखिए 51% के आसपास का ड्रॉप दिखाएगा। केवल एक अच्छी चीज यहाँ पे ये कि जो लॉजिस्टिक्स कारोबार है वहां पे हो सकता है कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद इस बार ज्यादातर एनालिस्ट करके चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट होगा गाइडेंस, मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरह की आती है कार्गो कारोबार को लेके, साथ ही साथ आय की जो गाइडेंस है वो किस तरह की कंपनी देती है, आय की जो गाइडेंस है वो किस तरह की कंपनी देती है, और कृष्णापट्टनम पोर्ट जिसका एक्विजिशन ये कंपनी कर रही है वहां पे किस तरह के अपडेट्स आते हैं। बिल्कुल नजर रखेंगे। अदानी पोर्ट्स नतीजों से पहले स्टॉक में पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है और आज सुबह इस पर विश्वेश जी भी बात कर रहे थे। पर अब बिल्कुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं कल के 2000 के लिए एक और पिक क्या है। बताएं सर। दीप देखिए, खरीदारी करने की राय और खरीदारी करनी है एक बैंक में और वो है फेडरल बैंक। 54.50 54 हाफ ये फेडरल बैंक का लेवल है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और इसमें स्टॉप लॉस आप रखिए 53 हाफ का और खरीदारी कीजिए। 2-3 वजह जिसकी वजह से खरीदारी करने की राय आपके लिए फेडरल बैंक में है। पहला तो ये कि जो अब सारे बैंक्स जो अब बड़ी एग्रेसिवली गोल्ड लोन दे रहे हैं और ये साउथ में ज़्यादा प्रेजेंस होने की वजह से गोल्ड लोन देने के मामले में बड़ा एग्रेसिव है। और जुलाई के महीने में इन्होंने अब तक का सबसे हाईएस्ट गोल्ड लोन डिसबर्स किया है। और आपने इस क्रेडिट पॉलिसी में भी देखा कि किस तरह से लोन टू वैल्यू रेशियो गोल्ड लोन का 90% बैंक्स के लिए कर दिया गया है, वो इनके लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त सर्च कर रहा है। हाल ही में बाजार के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला ने भी यहाँ पर स्टेक खरीदी है और यहाँ पर हमें लगता है कि बैंक काफ़ी समय से फंड रेजिंग प्लान भी बनाकर रखा है। तो एक के बाद एक जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे बैंक्स जो फंड रेजिंग कर रहे हैं और ये बैंक सारे भाग रहे हैं क्योंकि पैसा आ रहा है, आगे के लिए आउटलुक क्लियर होता दिख रहा है। फेडरल बैंक की तरफ से भी अगर फंड रेजिंग प्लान आपके सामने आए तो मैं आश्चर्य नहीं होगा। तो वो एक और स्टॉक है, वो एक और कहानी है जो इस बैंक स्टॉक में बन सकती है। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा ट्रिगर और हो सकता है। तो इन सबको देखते हुए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय है। मुझे याद है जून में हमने बर्थडे पर भी इस स्टॉक को दिया था आपको खरीदारी करने के लिए। आज से वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है। 53 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 56 रुपये और 57 रुपये 50 पैसे, दो छोटे टारगेट है ट्रेडर्स के लिहाज से। और 59-60 रुपये तक के टारगेट्स आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये दो लेवल्स हैं जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है फेडरल बैंक कल के 2000 के तौर पर। जी हाँ, और अब थोड़ी देर में हमारे साथ सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सेठी साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे तब हम उनसे उनकी बेहतरीन पिक्स भी लेंगे और पूछेंगे सेठी साहब। इनफैक्ट सेठी साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। और आइए बिल्कुल वक्त है सदाबहार सेठी की शॉर्ट टर्म पिक्स का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, वापिस आज एक कैश मार्केट का स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक कंपनी का नाम है GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन स्पेस से पूरी हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन में ये कंपनी ऑपरेट करती है। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का है, डेट इक्विटी रेशियो ओनली 0.49। पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 29% के कैगर से कंपनी ने ग्रो किया। और सबसे अच्छी बात, वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है। सिर्फ 7.5 के मल्टीपल्स पे ये स्टॉक
ट्रेड करता है। मैं इस स्टॉक पे फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी बहुत बुलिश हूँ और मुझे लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में इसमें हम 230 तक के लेवल्स देख सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 208 रुपए का। आज का स्टॉप लॉस और टारगेट कितना बता रहे हैं सर? ओके, एक सेठी साहब से संपर्क कर गया है तो सेठी साहब से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और साथ ही पूछेंगे और भी अगर कोई और स्टॉक भी है तो वो भी सेठी साहब से लेने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए आता हुआ सेठी साहब की तरफ से एक बेहतरीन स्टॉक का एक और स्टॉक, एक और सेक्टर जिस पर राय लेना चाहता हूँ, फार्मा शेयरों पर आशीष जी। एक के बाद एक सारे फार्मा शेयर बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कहीं और खरीदारी का मौका बचा है? तो आशीष जी बताएं आप। देखिए, मेरा मानना है अनिल जी, आज जैसे पहला दिन है कई दिनों के बाद में जहां थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है फार्मा स्टॉक्स में, तो अब आज से थोड़ा सा मुनाफा वसूली शुरू हुई है क्योंकि दूसरे सेक्टर्स जैसे मेटल है, ऑयल एंड गैस है, बैंक है, ये चलना शुरू हुए हैं और फार्मा स्टॉक्स में काफी बेहतरीन प्रॉफिट ट्रेडर्स का बन गया है ऑलरेडी। तो मेरी अभी फार्मा स्टॉक्स में बाय ना करने की सलाह रहेगी अभी टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन कम से कम करेक्शन चलेगा। और यदि बाय करना है किसी को तो गिरावट में ऑरबिंदो फार्मा बाय करे। 14 तारीख को उनके शायद 14 या कल उनके नतीजे आने वाले हैं और जैसा डीबीज के या डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे रहे हैं तो ऑरबिंदो फार्मा के भी नतीजे वैसे ही बेहतरीन रहने वाले हैं। तो मेरा मानना है गिरावट पे यदि ऐड करना है तो ऑरबिंदो को ऐड करिए, बाकी किसी दूसरे स्टॉक में अभी नई खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। ये है आपके लिए फार्मा शेयर पर। औरोबिंदो फार्मा भी कल देने वाला है अपने रिजल्ट के पहले आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा था औरोबिंदो फार्मा। और मेरे ख्याल से वागले साहब का प्री भी है, इनके दिल के करीब भी है। तो वागले साहब जरा एक बार आपके दिल के करीब वाला शेयर औरोबिंदो फार्मा बताएं जरा। थोड़ा करेक्शन हुआ, इस करेक्शन में किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए कल के नतीजों के पहले? जी अनिल जी, आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म है तो ही एंट्री करनी चाहिए। थोड़ा सा ये मुझे लगता है कंसोलिडेशन, क्योंकि एक 980 990 इधर एक अटक सकता है और बहुत छोटा, एकदम छोटा, कल तक, खाली कल तक। अनिल जी, फिर आपको एंट्री करनी है तो लगभग 930 से 920 की एंट्री होगी, 900 के नीचे का स्टॉप लॉस और 980 का टारगेट, ये व्यू होगा। ओके, तो ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर नजर रखिए। अच्छी तेजी के बाद अब 1-2 दिन से थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है आपको स्टॉक पर। आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। आज पूरे दिन हमने आपको कुछ ऐसे नटखट शेयर्स बताए हैं जो काफी एक्टिव रहते हैं ट्रेडर्स रेडार पर और आपको दोनों तरफ के एंगल देते हैं। आइए एक और नटखट शेयर देख लेते हैं। पूजा हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए। पूजा, बताइए कौन सा नटखट शेयर लेकर आई हैं आप? जी, बैंकिंग स्पेस से एक और शेयर है और वो है बंधन बैंक। ये एक नटखट शेयर है स्पेस से, क्योंकि हम देखते हैं कि जब चढ़ता है तो काफी ज्यादा चढ़ता है, लेकिन कुछ खबरों की वजह से इसमें रिएक्शन भी काफी जल्दी देखने को मिलता है। निवेशक और ट्रेडर्स लेकिन दोनों का ही ये पसंदीदा शेयर है। वायदा बाजार में सबसे ज्यादा एक्टिव शेयरों में से एक है। अगर 6 महीने में बात करें तो कुल 123 सत्रों में 22 सत्र ऐसे हैं जिसमें कि 1% से कम का मूवमेंट इस स्टॉक में दिखा है, वरना अदरवाइज हम देखेंगे तो हर बार 1% से ज्यादा का ही मूवमेंट बंधन बैंक में देखने को मिला है। इसके अलावा FY17 से FY20 के दौरान जो NII है यानी कि ब्याज से जो आय है उसमें करीब 2.5 गुना की बढ़त देखने को मिली है और इसी बीच मुनाफा भी कंपनी का करीब 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ट्रेडर्स की पसंद है, लेकिन वॉलेटाइल काफी रहता है। कुछ भी अच्छी या पॉजिटिव खबर सेक्टर से जुड़ी या इनके जो पेयर्स से जुड़ी अगर कुछ खबर आती है तो इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 19% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 3 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 26% बढ़ा है कंपनी का शेयर और पिछले 6 महीने में करीब 33% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा उठापटक पिछले 6 महीनों में इस शेयर में देखने को मिली है। इसलिए नटखट कैटेगरी में जो अगला शेयर है वो होगा बंधन बैंक।
बिल्कुल नटखट कैटेगरी का अगला शेयर जो पूजा ने हमारे लिए हाईलाइट किया, बंधन बैंक, यहाँ पर नजर रखिए। विश्वेश जी, जिस तरह से रिकवरी आ रही है, एक्शन बन रहा है कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में, बंधन बैंक पर भी एक्शन देख सकते हैं या यहाँ पर थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस और देखने को मिल सकती है? मेरे ख्याल से दीपांशु, इसमें एक न्यूज आया था उसके बाद में स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था और अभी तक वो हाई नहीं निकाला है। अगर मैं डेटा चेक करूँ तो मुझे समझ में आता है 310 के कॉल में 25 लाख शेयर्स है और 320 के कॉल में 27 लाख शेयर है। ऑन दी अदर हैंड 300 के पुट में समवेयर अराउंड 12 लाख शेयर है। तो ये 300-310 की जो रेंज है, मुझे लग रहा है वो काफी दिन तक रहेगी। बट पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझे पूछते हो तो स्टॉक अभी जब तक 310 के ऊपर ट्रेड नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से साइडवेज का ही व्यू रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए बंधन बैंक पर रहा है। आइए अब वक्त है कैश का, ऑप्शन का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय ठक्कर, जो देंगे आपको ऑप्शन की एक बेहतरीन रणनीति। बताइए जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, पहले तो आपको और दीपांशु को और मेरे सारे एक्सक्लूसिव जी बिजनेस पैनलिस्ट को और जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स को मेरी ओर से और MSFL की ओर से मैं कहूँगा जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इनफैक्ट अनिल जी, मॉर्निंग में जब मैं था तो मार्केट में काफ़ी एक्शन था और वो घाई में विश करना ही रह गया, बट थैंक यू वेरी मच, मुझे वापस मौका दिया गया। तो बिल्कुल मैं कहूँगा हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री कृष्ण। और अनिल जी, इसी के साथ मेरे पास आज 3 रिकमेंडेशंस है। एक पहला तो है निफ्टी पर और दूसरा है 2 स्टॉक्स पर। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सुबह तो केवल बैंक निफ्टी पर ही दिया था अनिल जी, बट अब तो 3 दे रहा हूँ। तो ये है कि निफ्टी का एक बाय रिकमेंडेशन ये है कि 20 अगस्त का अनिल जी 20 अगस्त का निफ्टी का 11,350 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का अनिल जी। सो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत उसमें समय मिल जाएगा ट्रेडर्स को। तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 350 का कॉल ऑप्शन करीब अभी मिल रहा है 118-120 के रेंज में, 118-120 के रेंज में मिल रहा है, वो खरीद के चलना है। टारगेट 200 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 79 का। यहाँ पे परफेक्ट मैं कहूँगा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए बन रहा है। तो 20 अगस्त की वीकली एक्सपायरी का निफ्टी का 11,350 का कॉल ऑप्शन खरीदे। मैं कहूँगा ये जो डिप हमें देखने मिल रही है अभी, इसमें कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने मिल सकता है। मार्केट में थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि 11,200-250 तक जा सकता है, बट जो हिसाब से रिकवरी आई है और जो हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी आई है, वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बढ़ती है यहाँ से 11,400, 11,500 तक की जाने की निफ्टी की। इसीलिए 11,350 का कॉल ऑप्शन है अनिल जी। और अब अनिल जी 2 स्टॉक ऑप्शन रेकमेंड करता हूँ मैं अनिल जी। पहला जो बाय रिकमेंडेशन है वो अशोक लेलैंड के ऊपर है। अशोक लेलैंड का 53 का कॉल ऑप्शन लेकर चलने की सलाह है। ये ऑप्शन अगर आप देखें तो करीब करीब अभी मिल रहा है ₹2.10, ₹2.30 के रेंज में। अशोक लेलैंड का 53 का कॉल ऑप्शन, इसमें स्टॉप लॉस जो बनता है वो 0.95 पैसे का बनता है। पहला टारगेट जो बनेगा वो 3.35 का एंड दूसरा टारगेट बनेगा ₹4 का। ये अनिल जी इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि अशोक लेलैंड में काफ़ी समय के बाद एक क्लियर, अगर आप देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और मैं कहूँगा बहुत ही डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिवर्सल देखने मिल रहा है। डेली इंडिकेटर्स में क्लियर बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही 53-50 के लेवल्स अशोक लेलैंड में निकलते हैं अनिल जी, तो इसका नेक्स्ट जो हर्डल है वो सीधा 58 से लेकर ₹60 तक का है। सो ज़्यादा मुझे कोई रेजिस्टेंस ऊपर नजर नहीं आता अभी स्टॉक में, इसीलिए ये रेकमेंड किया है। और एक बैंकिंग स्टॉक भी है अनिल जी फाइनल जो मैं देना चाहूँगा, और वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का मुझे ऐसा लगता है अनिल जी यहाँ पे 450 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह है। यहाँ पे जो अभी करीब रेट चल रहा है 17.85 तो ₹17.85 ₹18 ये रेंज में एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदिए आप 450 का। मैं कहूँगा इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए नीचे में करीब ₹13.50 का, और ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो है ₹28 का, दूसरा टारगेट बनेगा वो ₹33 का। 28 एंड 33 ये 2 टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक का 450 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। इसमें एक बहुत ही क्लियर कट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट आया है अनिल जी, और इसका कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर्स भी 0 डाउन हो गए। सो आई थिंक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है स्टॉक के ऊपर जाने की, और इनफैक्ट यही एक स्टॉक है जिसके कारण मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा हमें बाउंस बैक देखने मिल रहा है। सो विद दिस स्ट्रेंथ मैं कहूँगा स्ट्रेंथ के साथ चाहिए, और एक्सिस बैंक में स्ट्रेंथ है काफ़ी। ओके, तो ये वो तमाम स्टॉक्स है जहाँ पर और निफ्टी पर जहाँ पर खरीदारी करने की राय मैं आपको दोहरा दूँ, और जो जय ने आपको गाई में ये तीनों ऑप्शंस बताएं उसका भी मैं आपको मतलब समझा दूँ।
जो मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर हैं उनको समझ में नहीं आता होगा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, कि गाई गाई का मतलब क्या होता है। तो गाई गाई का मतलब होता है जैसे जो अभी जय ने किया, जल्दी जल्दी। जय कह रहे थे सुबह गाई गाई में मैं बताना भूल गया था, विश करना भूल गया था जन्माष्टमी, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जल्दबाजी में, थोड़ी हड़बड़ी में, इसको ये हम मुंबई की भाषा में गाई गाई बोलते हैं, ताकि पता चलता रहे कि इसका मतलब ये है कि जय मुंबई में पले बढ़े हैं और यहीं पर पढ़ाई की है, तो वो लोकल लैंग्वेज वाला जो एक एक्सेंट आता है ना, जय यहीं पे पढ़ाई की है ना पूरी मुंबई में। हाँ बिल्कुल अनिल जी। अनिल जी मेरा बॉर्न हुआ था गुजरात में, अहमदाबाद में, डेफिनेटली फर्स्ट चाइल्ड हूँ मैं, बट ब्रॉट अप, आई एम एब्सोल्युटली ब्रॉट अप इन मुंबई। अच्छा बंसल जी, आपको पता था पहले गाई गाई का मतलब क्या होता है? नहीं अनिल जी, मुझे तो अभी पता चला, बट अनिल जी जो अभी ये आपने मतलब निकाले अनिल जी, इस पे मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा अनिल जी। आपके पास अनिल जी जब भी समय हो शो के अंदर, तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। और आई एम श्योर अनिल जी आप मेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को अनिल जी सैल्यूट करेंगे। और अनिल जी मेरी एक गुजारिश है आपसे, ये सब होता रहेगा, एक जबरदस्त ब्रेकआउट हो रहा है, एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल भी बजा दीजिए तुरंत प्रभाव से। कुणाल राकेश चार्ट कॉर्नर RKCC। बताएं सर। अनिल जी कॉर्नर से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आप बोलते हैं ना किसी को अपनी शिकायत सुनना पसंद नहीं है, तारीफ अच्छी लगती है, तो अनिल जी वो 2 मिनट की वार्तालाप जरूर कीजिएगा जो अभी आपने बात करी थी, तो मेरे को अभी अच्छा लगेगा अनिल जी, आप सैल्यूट देंगे तो। और अनिल जी अभी जो खरीदारी की राय है वो है मदरसन सुमी पर, इसके अंदर एक बड़े वाला ब्रेकआउट हो रहा है। इसमें पहले एक अपमूव बना था, फिर कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ, स्टॉक गिरा, अब बड़े इंटेंसिटी की बड़ी नेकलाइन तोड़ रहा है, वो भी जब मार्केट थोड़ा सा वीक है, तो एक परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए खरीदारी का। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, तुरंत खरीदना है, गाई गाई खरीदना है इसको, मदरसन को। इसमें 104 रुपए के ऊपर ये स्टॉक आज बंदी दे रहा है। आज सवेरे भी मैंने कहा था कि अगर 104 के ऊपर ये बंदी देगा तो इस स्टॉक में फिर आपको 115 तक के लेवल्स शर्तिया देखने को मिलेंगे। ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो मदरसन खरीद करके चलना है। 105 105 रुपए पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें, 3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखें। 115 रुपया पहला टारगेट होगा, 118 रुपया दूसरा टारगेट होगा। तो मदरसन खरीदना है अनिल जी। ये जो गाई गाई शब्द है अनिल जी, मैंने मुंबई में सुना हुआ है। तो चलिए, गाई गाई शब्द आपने तो सुना है, लेकिन कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग बताने वाले बंसल जी। बंसल जी उसके लिए आपको इंतजार करना होगा ठीक और 14 मिनट का। 3:30 पर बंसल जी की विशेष टिप्पणी का इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच ट्रिपल सेंचुरी मारने के मूड में है डाउ फ्यूचर्स। एक बार जरा है ना फुल फ्रेम में डाउ फ्यूचर्स दिखा दो, तबीयत थोड़ी खुश हो जाए देखकर, ऐसा लगे कि हाँ लाइफ में कुछ है दमदार। तो 300 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको नजर आएगा इस वक्त, और उससे आप समझ सकते हैं ठीक है हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, आनी भी चाहिए हर एक लेवल से। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि इस रैली की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि रैली में पार्टिसिपेशन पूरा है, वॉल्यूम पूरा है और स्पीड बहुत अच्छी है। जब स्पीड धीमी होती है तो आप तेजी से गिरते नहीं। जब चलते हुए आदमी ठोकर भी लग जाए तो गिरता नहीं, लेकिन भागते हुए जरा हल्की भी ठोकर लग जाए तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे मार्केट चल रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, ये स्पीड ठीक है, और इसी वजह से हमारे बड़ी गिरावट की आशंकाएं भी हो जाती है कम। तो जो लोग शॉर्ट हैं मार्केट में वो थोड़ा सा ध्यान रखें इन इंडाइसेस को देखकर। अब वो अलग बात है कि 8 दिन से अमेरिकी बाजारों में तेजी हो रही है, अभी डाउ फ्यूचर्स मजबूत तो दिख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग और अगर होती है तो नीचे के लेवल पर आपके लिए मौके खरीदारी के जरूर बनते हुए दिखेंगे। एक्सिस बैंक ये स्टार परफॉर्मर बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्सिस बैंक आज सबकी खरीदने की राय आ रही है। शो की शुरुआत में एक्सिस बैंक सुमित जी ने बोला था, फिर अभी जय भी बोल के गए, सुबह भी मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक में एक खरीदारी का कॉल आता हुआ दिखा था। आज तो एक के बाद एक एक्सिस बैंक में बड़े खरीदारी के कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। आइए, अशोक लेलैंड कल नतीजे देने वाला है, कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए।
अनिल जी, नंबर्स जो हैं वो वीकर साइड पर ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सीवी स्पेस में है, तो यहाँ पर जिस हिसाब से डिमांड रिवाइवल एक्सपेक्टेड था वैसा हमें होता हुआ नहीं दिखाया है, जैसा कि हमें पैसेंजर व्हीकल्स और साथ ही अगर आप टू व्हीलर की बात करें वहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। और उसका इम्पैक्ट आप देखिए, मुनाफे से घाटे में कंपनी आ सकती है। 230 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और इस बारी हम अनुमान करके चल रहे थे कि करीब 410 करोड़ का घाटा कंपनी पोस्ट कर सकती है। और इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो रेवेन्यू से आता हुआ नजर आ रहा है। करीब 92% जो है इनकी आय में कमी आ सकती है क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम ही 90% गिरती हुई दिखी है। और साथ ही अगर आप देखेंगे कंपनी का कामकाजी मुनाफा वो 540 करोड़ का था पिछले साल और अब 340 करोड़ के घाटे में ये भी तब्दील हो सकता है नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से। और इसका जो अब जो इम्पैक्ट है आप देखना होगा डेफिनेटली कि किस हिसाब से सीवी की मांग जो है उस पर रिवाइवल आता है, तो उस पर मैनेजमेंट की कॉमेंट्री जो है अनिल जी काफ़ी अहम रहेगी। तो अशोक लेलन, आशीष जी आप राय दें उससे पहले बता दूं कि सेठी साहब आपके साथ फिर से जुड़ने वाले हैं और वो देने वाले हैं एक स्पेशल पिक। सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक, एक और पिक आने की तैयारी में। आज सब जन्माष्टमी के मूड में, तो सेठी साहब भी पीछे नहीं है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपको एक और बेहतरीन पिक सेठी साहब देंगे। तब तक एक बार जल्दी से अशोक लेलन पर आशीष जी आपकी राय दे दें। जी, जहाँ तक नतीजों का बात है, मुझे मानने को कोई बहुत बड़ी सरप्राइज होगी नहीं क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल्स की सेल लास्ट क्वार्टर में बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। बट ये कि अब चूंकि एक लोअर बेस से जो जुलाई के नंबर्स आने शुरू हुए हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई है ऑटो पैक में ओवरऑल। बट अभी भी मेरा मानना है कि जो रिकवरी कॉमर्शियल व्हीकल्स में है वो अभी काफी दूर है। तो यदि आपको बैट करना है इस सेक्टर में तो बेटर है टू व्हीलर में बजाज ऑटो और फोर व्हीलर में मारुति पे बैट करे। वो मुझे बिल्कुल इस लेवल पे भी सेफ स्टॉक पिक लगते हैं। ओके, तो ये आपके लिए राय है अशोक लेलन पर। आइए बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। बताएं सेठी साहब, आपका पसंदीदा शेयर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। हेलो जी सेठी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक? क्या जी सेठी साहब, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। हेलो। ओके, चलिए एक बार फिर से वही हमारा फॉर्मूला वही है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने वाला, उस पर फिर से जाते हैं, एक बार कनेक्ट करेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, सेठी साहब की जो पिक्स हैं वो कमाल करती हुई दिख रही। पीपैप ऑटोमोटिव जो सेठी साहब ने दिया, कल 20% का सर्किट लगाया, आज फिर से 10% के आसपास मजबूत दिखा था। ये स्टॉक अभी भी आप देखिए 8% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 9% अभी भी मजबूत चल रहा है, ये भी सेठी साहब की लिस्ट में था। न्यूक्लियस के साथ ही नेस्को, ये जैन साहब की पिक 12% मजबूत नेस्को, उन्होंने जैन साहब ने एसपीएल मिड कैप्स में रिकमेंड किया था। नेस्को देखिए आप 12% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी होती दिख रही है, एक के बाद एक स्टॉक तगड़े। आज मद्रास फर्टिलाइजर देखिए 10% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद। आइए सेठी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सेठी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अनिल जी, बताएं सर आपकी शॉर्ट स्पेशल पिक। हाँ अनिल जी देखिए, उस समय लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, थोड़े आज बारिश का मौसम है तो डिस्कनेक्शन चल रहा है। जो मेरी दूसरी पिक है वो एक बहुत ही शानदार एक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी पल्सर इलेक्ट्रॉनिक्स, तमिलनाडु हेडक्वार्टर्ड एक कंपनी की स्विच गियर, स्विचेस, ट्रांसफॉर्मर्स, कंट्रोल, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर्स, ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। इनोवेटिव कंपनी है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। इनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखेंगे तो सिर्फ 6 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 15% का, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 15% का। FII DII मिलकर इसमें 22% हिस्सेदारी ओन करते हैं और प्रोमोटर्स भी एक अच्छी खासी हिस्सेदारी करते हैं। ओन प्लेज भी नहीं है, मुझे बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इस स्टॉक का मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 115 का टारगेट है और स्टॉप लॉस का 95 रुपीज का। ओके, सल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, SALZAR, अगर आपको नाम ढूंढने में मुश्किल हो तो मैं बता दूं, ये है वो स्टॉक जो सेठी साहब को पसंद है। ये एक बेहतरीन स्टॉक है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़िया है, सेठी साहब को पसंद है। 115 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 95 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, मजबूती के साथ 20% के ऊपरी सर्किट पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेठी साहब, एक दो आपके और पिक्स हैं जो बड़ा कमाल करती दिख रही है, मैं सोच रहा हूँ उन पर आप आए तो एक बार राय ले लिया जाए। जेनटेक फिर से 7% आज मजबूत है।
पीपेप ऑटोमोटिव ये 8-10% चढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनती दिख रही है। इसके अलावा न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 9% मजबूत है। सारे स्टॉक्स आपके जो टारगेट्स हैं उसके कहीं पार निकलते हुए दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? और साथ ही सेल्जर में भी अगर एक पोजिशनल टारगेट 115 के ऊपर का है तो वो भी बताएं। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए जैसे ये जो भी कंपनियां, जो भी स्टॉक्स के आपने नाम डिस्कस किए, बहुत ही शानदार कंपनी है और फॉर्चुनेटली अभी कैश मार्केट में अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक का दौर चल रहा है, तो सब स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा रनअप है और 2-3 दिन तक कंटिन्यू ये मूव चल रहा है। जैसे अभी हाल ही में मैंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग और दिया था, वो भी आज 9-10% ऊपर है, खबरें भी पॉजिटिव आ गई। और बाकी पीपैप ऑटोमोटिव या इवन न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, जेन टेक्नोलॉजी, सभी ने अच्छा किया है। जहाँ तक सल्जर का सवाल है, इसमें आज लगता है 20% का सर्किट लग चुका है, बट ये 115 का मेरा एक कंजर्वेटिव बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है। बट मुझे लगता है ये अगर आप इसको होल्ड करेंगे आने वाले 3 महीने 6 महीने के अंदर, मुझे लगता है 150 रुपए तक के लेवल डेफिनेटली इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब ये बेहतरीन पिक देने के लिए। और 20% का ऊपरी सर्किट 109 रुपए 35 पैसे पर सल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता हुआ 115 के टारगेट्स आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से रखें और उसके लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए और बेहतरीन। तो सेठी साहब की परंपरा जो है टारगेट हिट होने के बाद उसके पार निकल कर चलने की अभी तक बरकरार है इस मजबूत बाजार में। आइए, लेकिन अगला स्टॉक है विश्वेश जी की तरफ से, बिगुल विश्वेश के विशेष का। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, काफ़ी सारे लॉन्ग इनिशिएट किए हैं। इंडसइंड बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, आईडीएफसी हो गया, बैंक निफ्टी सुबह दिया था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे कुछ स्टॉक्स में दबाव भी दिखा जा रहा है, तो एक शॉर्ट करने की सलाह होगी। मैंने काफ़ी मुशक्कत से इसको ढूंढा है। तो एनआईटी टेक में मैंने शायद 1600 रुपये के आसपास बाय दिया था और उसने सारे टारगेट अचीव कर दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज स्टॉक ने जो हाई किया है 2064 हुआ, वो एग्जैक्टली फरवरी का हाई है। तो ये डबल टॉपिश पैटर्न बना है और उसके बाद में आज स्टॉक में अंदर बहुत ही शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहे हैं। तो शॉर्ट में ये पहला स्टॉक है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड समझ में आ रहा है और सेटअप डिटीरियोरेट हुआ है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है 2000 का और यहाँ पे एनआईटी टेक को शॉर्ट करें। मुझे लगता है जिस हिसाब से सेटअप है 1940 और 1920, इनफैक्ट 1900 तक के भी लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिस हिसाब से ब्रेकडाउन है, मोमेंटम टर्न हुआ है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्ट्रॉन्गर ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म में शायद प्रॉफिट बुकिंग के चलते 1900 तक आ सकता है। तो एनआईटी टेक मेरी एज से शॉर्ट करने की सलाह है। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग के चलते एनआईटी टेक यहाँ पर आपको कमजोरी आती हुई दिख सकती है। पर जल्दी से अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज की। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो बेहतरीन तेजी के संकेत दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स में इस समय दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार अब और तेजी दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 3% ऊपर यूरोप के बाजार भी दिख रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं सर, बताइए क्या करना चाहिए। दीप, देखिए वैसे तो कोई ऐसा है ही नहीं रीज़न कि आप तेज़ी ना करें, क्योंकि हमने तो तेज़ी ऐसे वक्त पे भी कर ली है जब बाजार इतना मजबूत नहीं था। डाउ फ्यूचर्स 50-75-100 पॉइंट नीचे भी दिख रहे हैं तब भी कर ली, लेकिन आज इतनी मजबूत होने के बावजूद उतनी तेज़ी नहीं दिख रही निफ्टी में स्पेशली जितनी होनी चाहिए। आप सिंपल चीज़ है, अगर आप तेज़ी की पोजीशन लेकर चल रहे तो हेज करके चलें, क्योंकि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट डिस्काउंट करके चल रहे हैं कि अमेरिका में बहुत शानदार ट्रेडिंग सेशन होगा। 7-8 दिनों से अमेरिका में तेज़ी, किसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो एक गैप नीचे से मिले तो उसके लिए आपके पास या तो कुशन रहना चाहिए या जगह रहनी चाहिए। सिंपल है। तो या तो आप ऊपर का अपनी पोजीशन को ऑप्शंस में कन्वर्ट कर लें, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में कन्वर्ट करके जाएं। 11,350 का ऑप्शन ले लीजिए, 11,500 के 2 बेच दीजिए, 22,300 का ले लीजिए तो 22,500 का एक बेच दीजिए, या 22,700-800 के 2 बेच सकते हैं। थोड़ा ऊपर का बेचे तो 2 बेचें, 22,500 का बेचे तो 1 बेचें। या फिर अगर आप सीधे सीधे फ्यूचर्स खरीद रहे हैं तो 22,000 का एक पुट निफ्टी का ले लें, 11,300 का एक पुट निफ्टी का ले लें। बेसिकली पॉइंट ये है कि जब बेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट है तब आप पोजीशन में आप हेज करके जाएं,
या आपको अच्छा मुनाफा दिन के दौरान ही हो रहा है, दिन के हाई पॉइंट के आसपास हम बंद हो रहे हैं, और अगर आप बुक करना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं, कल के लिए आप वापस रोज बाजार आपको मौका दे रहा है। आज भी सुबह खुलते ही आपको एक मौका मिला, अगर वो आपने ले लिया तो अच्छी बात है। तो इसलिए रिस्क कम रखनी है तो प्रॉफिट बुक कर लें, और जिनको रिस्क रखनी है वो या तो पुट ऑप्शंस के जरिए अपने को हेज करके चलें या ऊपर का एक कॉल ऑप्शन जरूर बेचें। सिर्फ और सिर्फ है ना आप ऐसे प्योर ओपन नेकेड लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स की लेकर न जाएं, ये मेरी राय है, क्योंकि रिस्क रहती है हमेशा, तो वो रिस्क आपको मैनेज करके चलनी है। एक अपडेट में जल्दी से ले लूं नितिन जी की तरफ से। नितिन जी बताइए, आपने जो कॉल्स दी उस पर अपडेट। अनिल जी, उसमें जो 22,100 की कॉल ऑप्शन ली है उसको मैं हेज करना चाह रहा हूँ 22,500 की कॉल ऑप्शन बेच करके, जो 133 रुपए में बिक जाएगी। वैसे डेटा बहुत स्ट्रांग है, बट आप हेज करके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसमें मार्जिन आपका केवल 18 से 20,000 रुपए बैंक निफ्टी में लगता है। तो स्ट्रेटजी ये होगी कि 12,100 की कॉल ऑप्शन आप रखें और उसके अगेंस्ट में 22,100 की कॉल ऑप्शन रखें और 22,500 की इक्वल क्वांटिटी बेच दें, तो ये 400 पॉइंट का बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा और इसको कैरी कर लें। ओवरऑल डेटा बहुत स्ट्रांग है, बट आप बुल कॉल स्प्रेड की तरह कैरी करें। बिल्कुल, तो बुल कॉल स्टॉप लॉस की तरह इसे कैरी करें, वो बिल्कुल नितिन जी जो बोल रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें, और नहीं तो फिर आप अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बेहतरीन बाजार का एक्शन जो आज देखने को मिला है। मुनाफा बुक कर सकते हैं थोड़ा, या फिर बुल कॉल स्प्रेड की तरह हेज करिए। चलिए एक बार देख लेते हैं आज क्विकली कैसा बाजार का एक्शन रहा है। बेहतरीन तेजी रही है, 5 महीने की ऊंचाई पर आपको निफ्टी दिखेगा, बल्कि आप अगर इंट्राडे बेसिस पर देखें तो 4 मार्च के बाद हाईएस्ट लेवल है निफ्टी पर, और इस लेवल के आसपास क्लोजिंग होगी तो 27 फरवरी के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग आप देखेंगे जहां तक निफ्टी का सवाल है। 2 महीने की ऊंचाई पर बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा है इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखें तो। शानदार एक्शन आपको आज बाजार में देखने को मिला है। सबसे आगे रहा है जी एंटरटेनमेंट, 5% की तेजी, एक्सिस बैंक 4% ऊपर, बीपीसीएल अच्छा स्पाइक यहां पर आया था 4% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक जिस पर विश्वेश जी अभी बात कर रहे थे वहां पर अच्छी तेजी है। लंबे समय के बाद आईटीसी से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, 2-2.5% ये स्टॉक भी ऊपर था। एचडीएफसी ट्विंस, साथ ही अदानी पोर्ट्स नतीजों से पहले, विप्रो, एसबीआई और कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक अपनी क्यूआईपी के दिन पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिख रहा है। वहीं नतीजों के बाद श्री सीमेंट, टाइटन दोनों पर आपने कमजोरी देखी है आती हुई, टाइटन कमजोरी दिखा रहा है। यूपीएल, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रासिम और ब्रिटानिया यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, काफी एक्टिव रहे हैं ये सारे स्टॉक्स। तो अच्छा रोटेशन देखने को मिला अनिल जी, और 5 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी आज सर। घंटी की मधुर आवाज आपने सुनी, और ऐसी घंटियों की मधुर आवाज आज आप देर रात सुनेंगे जब कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से पूरे देश और दुनिया में मनाया जाएगा। आप भी जरूर मनाएं, लेकिन ये जन्मोत्सव आज मार्केट में ऑलरेडी पहले से ही मना लिया गया है। आइए, बहुत कुछ एक्शन है, मुझे बताना है आपको कि क्या क्या शाम के लिए खास आयोजन है, और एक बड़ी स्पेशल बात वो जो बाकी है बंसल जी की, वो भी हमें करनी है। तो पहले तो बता दूं, प्रोविजनल क्लोजिंग जो हुई है उसके बाद में बंसल जी आपके पास आ रहा हूं। आप हिले डुले ना आप हिलेंगे डुलेंगे ना हमारे दर्शक। 11,332 62 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी हुआ है बंद, 22,243 इसके साथ में बंद हुआ है बैंक निफ्टी 343 अंक ऊपर, और सेंसेक्स 224 अंक मजबूत 38,400 के पास बंद होता हुआ। आइए, आज क्या खास है बाजार बंद होने के बाद। सबसे पहले 5 बजे का शो, और 5 बजे हमने एक विशेष मुहिम शुरू की है, कम करो कंप्लायंस, यानी कि जो कुछ भी कारोबारी और प्रोफेशनल, उन्हें ढेर सारे कानूनों का पालन करना पड़ता है और उसके चलते काफ़ी पेपर वर्क होता है। उस पर हमारा एक खास शो है, आप भी इस मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। हैशटैग कम करो कंप्लायंस। क्या आपको मालूम है देश में राज्यों, केंद्र और लोकल बॉडीज़ के करीब 1500 कानून हैं जिनका पालन इंडस्ट्री को करना पड़ता है, और उनसे 69,000 70,000 राउंड फिगर में रख लीजिए, ये उनकी टोटल मिलाकर सालाना कंप्लायंस, और 6,600 से ज़्यादा फाइलिंग करनी पड़ती है। जी हाँ, कंप्लायंस यानी कि एक आम कारोबारी की सबसे दुखती रग, और इसीलिए जी बिजनेस ने शुरू की है ये खास मुहिम कम करो कंप्लायंस, जिसके तहत हमारी कोशिश है कि सरकार को ध्यान ऐसे कानून और ऐसी दिक्कतों की तरफ देना चाहिए जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो, और जो कारोबार करने के राह में जो रोड़े हैं वो कम हो। पूरे हफ्ते हमारी ये मुहिम है, और आज शाम 5 बजे इस पर रहेगा खास फोकस, और इस पर हम बातचीत करेंगे आज शाम 5 बजे की कंप्लायंस बढ़ने की वजह से एमएसएमई के लिए कारोबार करना कितना महंगा है, यानी कॉस्ट आती है भाई, पैसे लगते हैं, और साथ ही कितना मुश्किल, ये जरूर देखिएगा शाम 5 बजे कम करो कंप्लायंस। शाम 6 बजे आज है स्पेशल शो। कोरोना के कहर के बीच में देश धीरे धीरे अनलॉक तो हो रहा है, लेकिन स्कूल खुलने का इंतजार अब भी है।
तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने की खबरें भी आ रही है। इससे पेरेंट्स की चिंताएं भी बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका में स्कूल खुलने के बाद करीबन 1 लाख बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए। इससे चिंताएं बढ़ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने पेरेंट्स की चिंता दूर करने के लिए कहा है कि अभी स्कूल को खोलने को लेकर कोई चर्चा नहीं है, मगर सवालों के जवाब अभी भी मिले नहीं है। लोग जानना चाहते हैं स्कूल कब से खुलेंगे तो क्या सारी क्लासेस एक साथ खोल दी जाएगी या सिर्फ बड़े बच्चों को बुलाया जाएगा, खुलेंगे तो परीक्षाएं कैसी होगी, खुलेंगे तो क्या सावधानी रखी जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शांतनु प्रकाश, फाउंडर मिलेनियम स्कूल्स के हमारे साथ जुड़ेंगे। अपराजिता जी गौतम, प्रेसिडेंट दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार जो मैक्स हेल्थ केयर के कंसल्टेंट हैं, वो आपको आसान भाषा में आज पूरा ये मामला समझाएंगे। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी चिंताएं रख सकते हैं। हैशटैग का इस्तेमाल करें, आपकी खबर आपका फायदा में। ये होगा आपके लिए स्कूल्स पर आज विशेष शो 8:30 बजे। आज होगा आपके लिए मनी गुरु का विशेष शो, रेगुलर आय के 5 विकल्प। जी हाँ, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा रेगुलर इनकम कमाने वालों पर मार पड़ी है। कामकाज कम हो गया, ठप हो गया, इनकम आनी बंद हो गई। तो क्या आपका निवेश कुछ इस तरह से हो सकता है कि मुसीबत आए तो आपको रेगुलर इनकम हर महीने कमाई मिलती रहे? मनी गुरु में हम आज आपको ऐसे 5 विकल्प बताएंगे जिनके जरिए हो सकती है आपको रेगुलर इनकम, ताकि मुश्किल या संकट के वक्त आपको रेगुलर इनकम से कहीं कोई नुकसान न देखना पड़े। तो आज शाम का शो जिन लोगों को रेगुलर इनकम की ज़रूरत है वो ज़रूर देखें। ये है आपके लिए रेगुलर इनकम के 5 विकल्प। तो ये है शाम के विशेष आयोजन जो बाजार बंद होने के बाद भी आपको जी बिजनेस के साथ रहना चाहिए, देखना चाहिए। ढेर सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो शाम को आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी कंटेंट देते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ हमारी शाम की टीम बहुत मेहनत करके ये कंटेंट तैयार करती है। अच्छी न्यूज़ आपको सेलेक्टिव अंदाज में देती है, न कि किसी तरह की फालतू आलतू की पॉलिटिकल डिबेट, चीखना चिल्लाना, ये सब नहीं। काम का कंटेंट जो आपको मानसिक शांति दे और आपको आर्थिक तौर पर मजबूत करे। ये हैं वो चीज़ें जो आप एक बिजनेस चैनल से देखना सुनना चाहते हैं, जो आपको हर रोज़ शाम को जी बिजनेस पर मिलती है। ये बेहतरीन चीज़ें आप आज फिर से देख सकते हैं। एक के बाद एक आपके लिए बेहतरीन आयोजन जी बिजनेस की तरफ से आते हुए दिखेंगे। आइए अब बंसल जी के पास चलते हैं। बंसल जी बताइए आपकी विशेष टिप्पणी। देखिए अनिल जी, मैंने ये पाया है अनिल जी, जब भी कोई बात होती है गुजरात की, गुजराती व्यापारियों की या मारवाड़ियों की, तो हमारे विश्वेश जी अनिल जी वो मतलब उनको फीलिंग ऐसी होती है कि वो भी काफी बड़े, मतलब कि अंबानी के बाद कोई बिजनेसमैन है तो वो है। मारवाड़ियों की बात होती है तो हमारे कुणाल जी, उनका सीना भी अनिल जी 56 इंच का हो जाता है। तो अनिल जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब इतना पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म है इस चीज को लेके, तो अनिल जी मारवाड़ियों की बात होती है तो क्यों नहीं ये वोडाफोन पे क्यों नहीं बैट कर रहे हैं? देखिए अनिल जी, मैं तो सबसे पहले मारवाड़ी आपको देखा था जब आप जी बिजनेस पे आए थे। निहत्ते थे अनिल जी, ना मैन पावर थी ना मनी पावर था, और आपने चैनल को नंबर 1 करा। तो अनिल जी वोडाफोन में भी तो एक मारवाड़ी बैठे हुए हैं और उनके साथ तो मसल पावर भी है, वोडाफोन PLC यूके की। तो अनिल जी वहां पर इतनी घबराहट क्यों है लोगों को? मेरा अनिल जी ये प्रश्न है, आपसे भी है, विश्वेश जी से भी है, कुणाल जी से भी है, बट उत्तर अनिल जी आप दें। अभी दे देता हूं जवाब, मेरे पास हमेशा तैयार रहता है। दुनिया में सबसे इम्पॉसिबल ट्रेड, असंभव सा होने वाला सौदा कौन सा है? असंभव, जो कभी ट्रेड हो ही नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। कोई आदमी एक सिंधी से खरीदे और वो एक सिंधी किसी मारवाड़ी से खरीद के किसी गुजराती को बेच दे, क्योंकि तो ये है ना, ये तीनों जो खास तौर से ये तीनों कौम ऐसी है जो बिजनेस के लिए जानी जाती है कि सिंधी किसी गुजराती से खरीदेगा या मारवाड़ी से खरीदेगा तो बहुत कस लगा के खरीदेगा, और अगर किसी को बेचेगा तो वो बहुत कस लगा के खरीदने वाला है। तो ये इम्पॉसिबल ट्रेड है क्योंकि तीनों अपने अपने बिजनेस में माहिर है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मारवाड़ी चाहे कोई भी बिजनेसमैन रहे, कुछ भी रहे, वो पैसा तो मारवाड़ी का खुद का है, तो वो बहुत सोच समझ कर लगाएगा। अगर उसको बंसल जी के बिजनेस में पैसा दिखेगा तो बंसल जी के बिजनेस में पैसा लगा देगा। अगर कुणाल जी के बिजनेस में नहीं दिखेगा तो कुणाल जी के बिजनेस में नहीं लगाएगा, भले ही कुणाल जी मारवाड़ी से मारवाड़ी। कुणाल जी विश्लेषण परफेक्ट है या नहीं? और नहीं तो आपको बंसल जी को समझाना है, पार्टनर आपके हैं। नहीं अनिल जी, बिल्कुल 100% सही विश्लेषण है।
और आपने तीनों समुदायों के बारे में बता दिया अनिल जी, तो जो सुन रहे होंगे सबको समझ आ गया। अनिल जी, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, तो ये चीज अनिल जी हमेशा याद रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये तो मजे मजे की बात है। देखिए, लेकिन सीरियसली ये कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनकी बिजनेस सेंस बहुत ज़बरदस्त है और वो बिजनेस के मामले में ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों में बिजनेसमैन नहीं है, हर एक में बिजनेसमैन है। आपके पंजाबी लोग भी पूरे देश दुनिया में फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ, अमेरिका में, कनाडा में जाके इतने मोटल्स है। सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टाइज है, हर एक की अलग अलग तरह की बिजनेस करने की एक्सपर्टाइज है, किसी की किसी तरह की, किसी की किसी तरह की। तो वो है, अब ठीक है, खाली इसलिए थोड़ी कि बंसल जी मतलब बंसल जी वरिंदर जी भी हैं और बंसल जी राकेश जी भी हैं, तो दोनों बंसल जी एक हो गए। दोनों बंसल जी में बहुत फर्क है, एक प्योरली फंडामेंटल वाले है तो एक प्योरली टेक्निकल है ना, तो यही बड़ा फर्क है। तो चलिए, फर्क तो रहना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता रहेगा। एनीवे, तो हाँ, कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए अनिल जी, इस पर बहुत गहन शोध का विषय है ये, कि हालांकि देखिए आजकल पूरा बिजनेस जो है वो सभी लोग सारे बिजनेस कर रहे हैं। एक समय पर जरूर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ये कारोबार करते थे, लेकिन अनिल जी आज भी देखिए जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनमें बनियों की एक बहुतात है। उसी तरह से अनिल जी जितने इंडिया के कैपिटलिस्ट हैं, आप देखिए जो टॉप बिलियनर्स की लिस्ट है या टॉप मिलियनर्स की लिस्ट है, उसमें आप देखेंगे कि डिसप्रोपोर्शनेट मारवाड़ी आपको नजर आएंगे। तो अनिल जी पूरा साइंटिफिक फैक्ट है ये कि मारवाड़ी जो है और जो ये समुदाय आपने बताए, ये अभी भी इसमें लीडरशिप के रोल में है। नहीं, ये बात सही है। कुछ वो आपके जीन्स होते हैं फैमिली पर। जैसे पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो जूस जो हैं, यहूदी जिन्हें आप कहते हैं, वो बिजनेस के मामले में, इस मामले में, बैंकिंग के मामले में, फाइनेंस के फील्ड में बड़े ज़बरदस्त माने जाते हैं। तो सबका अपना अपना एक्सपर्टाइज है और सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं जो आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ, तो वो तीनों समुदाय के लिए बिजनेस सेंस जो इनका गजब का है, उसके लिए, उसको लेकर मेरा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये है आपके लिए। चलिए, चर्चा का विषय जो बंसल जी ने निकाला, आइए आप सभी लोगों से विदा लेने का वक्त है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, सुमित जी, आशीष जी, विश्वेश जी, वागले साहब, कुणाल जी और राकेश जी, आप सबका धन्यवाद। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। और बस छोटा सा ब्रेक के उस पार होगा आपके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट। नमस्कार।